अस्सलाम वालेकुम। अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो टोटल है 230 यानी कि 230 क्वेश्चन होंगे। और ये सारे के सारे लेट टेस्ट 2025 में जो पाकिस्तान नेवी के एग्ज़ाम हुए हैं एलडीसी, यूडीसी और असिस्टेंट के, उनमें से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो जीके के क्वेश्चन थे, वर्बल थे या कंप्यूटर के थे, इंग्लिश के थे, वो सारे मिक्स करके हमने एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। और ये सारे के सारे रिपीटेड है। अगर आप नेवी की एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट वगैरह की प्रेपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो को वॉच कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रेपरेशन जो है वो आप कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। लेकिन अगर आपने ये तमाम नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में लेने हैं और 100% प्रेपरेशन करनी है, तो मैं आपको कुछ तरीका बता देता हूँ आगे। आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें और सिर्फ कोई थोड़े से माइनर से चार्जेस के अंदर आप कंप्लीट नोट्स अवेल कर सकते हैं। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये तरीका एक बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो आपने ये सिर्फ अकेला फर्स्ट गवर्नर जनरल नहीं करना, आपने देखना है पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने गवर्नर्स आए हैं, गवर्नर जनरल्स। तो वो 4 आए हैं, उनकी तरतीब क्या है वो आपने जो है ना सीक्वेंस के साथ याद करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट अगर थे तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगर वो पूछता है सेकंड कौन सा था, तो वो लाजमी नहीं है नेक्स्ट टाइम वो आपसे फर्स्ट ही पूछे, तो नेक्स्ट टाइम आपसे सेकंड पूछ सकता है ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ये आपने याद कर लेना है। उसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि थर्ड कौन था, तो वो आपका ग़ुलाम मोहम्मद थे, ये आपके थर्ड थे। और इसी तरह अगर वो आपसे पूछता है फोर्थ कौन था, तो फोर्थ हमारे पास जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा थे। और इसके बाद क्या होता है जी, जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा के आने के बाद हमारे पास एक तो ये हो जाता है कि पाकिस्तान इन 1956 का एक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, जिसमें इसको हम रिपब्लिक कह देते हैं। ठीक है, अब रिपब्लिक के अंदर फिर ये होता है कि गवर्नर जनरल का ओहदा तो ख़त्म हो जाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है ना वो उनके पास पावर्स जो है ना शिफ्ट हो जाती है, डेमोक्रेसी और ये एट्सट्रा। तो 1956 के अंदर, जिसमें ये जनरल सिकंदर मिर्ज़ा एब्रोगेट भी करते हैं 1958 के अंदर, हमारे इस जो भी मार्शल लॉ लगता है अयूब खान की तरफ से। सेकंड क्वेश्चन है कि विच सूरा ऑफ द कुरान इज़ नोन एज उम्मुल किताब, वो हमारे पास है जी सूरा फातिहा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सबसे लार्जर बड़ी सूरत है वो कौन सी है, वो आपको पता है जी सूरा कौसर है। और आपसे पूछा जा सकता है जो स्मॉल है और जो लार्जर है वो हमारे पास सूरा अल बकरा है। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है जी आपकी सबसे जो स्मॉल है वो कौन सी सबसे स्मॉल, तो वो सूरा कौसर है। ठीक है, इसी तरह कुरान मजीद में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, रुकू कितने हैं, आयात कितनी हैं, होली प्रॉफिट का नाम कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा किस प्रॉफिट का नाम लिया गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कौन सी सूरा है जिससे बिस्मिल्लाह से जो स्टार्ट नहीं होती, तो वो सूरा तौबा है। किस सूरा के अंदर डिवाइस 2 बार बिस्मिल्लाह आई है, वो सूरा अन-नमल है। तो ये आपको कुछ कुरानिक चीज़ें जो हैं उसके बारे में एमसीक्यूज़ वो पता होना चाहिए। उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो 144 का आप स्क्वायर रूट इस तरह करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 आएगा, यानी कि 12 का आप सेल्फ स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 144 आएगा। तो चलें जी, 2 2 4 हो गया और 2 1 2 हो गया, इसी तरह 1 2 2 हो गया और 1 1, तो ये हमारे पास 144 आंसर आ जाता है। हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा था, तो वो हफीज़ जालंधरी हैं। इसकी जो इसको कंपोज़ किसने किया था, हु कंपोज्ड, मतलब ये जो इसका एक धुन है तराने में बजती है, वो हमारे पास आता है अहमद जी छागला। ठीक है, अहमद जी डॉट और छागला, ये आपका आंसर है। और फिर एक क्वेश्चन आता है जी, पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो किसने डिज़ाइन किया था, तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है अमीरुद्दीन किदवाई, अमीरुद्दीन, चलें जी, किदवाई इस तरह भी लिखा जाता है और के साथ भी लिखा जाता है। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एनफोर्स्ड, तो पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में आया, उसके बाद 1962 में आया एंड आफ्टर दैट 1973। और फिर ये एक और मशहूर एक चीज़ है, इसमें 2010 के अंदर एक 18th अमेंडमेंट की गई थी। ये बड़ा क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना, 18th 18वीं तरमीम जिसको कहते हो।
विच एलिमेंट हैज़ द केमिकल सिंबल Na, नेट्रियम, तो वो सोडियम बनता है। फिर पूछते हैं जी गोल्ड का, तो गोल्ड का अरम Au के साथ डिनोट किया जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वार्ड ऑफ अल्लाह, ये किसको टाइटल दिया गया? ये हज़रत खालिद बिन वलीद जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उनको ये टाइटल दिया गया। फिर टाइटल पूछा जाता है कि असदुल्लाह जो है वो टाइटल किस सहाबी को मिला? वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। उसके अलावा जी ज़ुन्नूरैन, वो दो नूरों वाला, तो वो भी हमारे पास जो है ना वो हज़रत उस्मान जो थे उनको ये टाइटल मिला। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक को फ़ारूक का टाइटल मिला। तो ये आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच इज़ द लार्जेस्ट डेज़र्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर कितने डेज़र्ट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे थर है, इसके अलावा हमारे पास थल है और चोलिस्तान है एक, चोलिस्तान के साथ साथ खारान भी आई थिंक सो है एक, और एक ये सारे डेज़र्ट्स हैं। उस तरह हमारे पास सैंड के एक जो बर्फ़ का होता है ना वो भी है, वो आई थिंक सो कटापना या कटपाना के नाम से एक और है हमारे पास डेज़र्ट। तो ये डेज़र्ट्स भी आपने याद करने हैं कहाँ कहाँ से हैं, इनका क्या बाउंड्री लाइन है ये भी आपको पता होना चाहिए। विच इज़ द एंटोनियम ऑफ द वर्ड स्कैरसिटी। ये होता है किसी भी चीज़ में किल्लत का होना, कमी होना किसी चीज़ के अंदर। तो अबंडेंस, ज़्यादती होना, हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का होना, ये होता है स्कैरसिटी, ज़रूरत से कम होना। ज़्यादातर ये वाटर के साथ वर्ड यूज़ किया जाता है, वाटर स्कैरसिटी, के वाटर की जो किल्लत है, पानी की किल्लत। द बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, जो बाउंड्री लाइन है वो ड्यूरन लाइन है। इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की एक बाउंड्री है उसको आप रेड क्लिफ लाइन कहते हो। अब इनकी आपको बाउंड्री की लेंथ वगैरह जो है वो पता होनी चाहिए कि कितने जो हमारे पास ये किलोमीटर बनती है। अगर इंडिया की और इंडिया यानी कश्मीर और पाकिस्तान की बात करें, जो इंडिया का ऑक्युपाइड है उसको LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी तरह हमारे पास अगर हम बाकी आप देख लीजिएगा, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ ड्यूरन लाइन है, इंडिया के साथ रेड क्लिफ लाइन है, और उसके अलावा ईरान के साथ क्या बनता है और चाइना के साथ क्या। अगर आप पाकिस्तान नेवी में अनाउंस होने वाली पोस्ट LDC UDC वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बार प्रोजीनियर स्टूडेंट आपके पास लेकर आया है लेटेस्ट मोस्ट रिपीटेड नोट्स जो कि नेवी के तमाम सेंटर्स के अंदर अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे हैं। इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट इंटेलिजेंस, जिसमें इंक्लूड होगा वर्बल, नॉन वर्बल, और उसके बाद आपको सेंड किए जाएंगे जी एकेडमिक के। और ये एकेडमिक के वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि पाकिस्तान के नेवी के वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट पास करके आए हैं उन्होंने हमें ये बताए हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं डेफिनेटली एकेडमिक आपका पास हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे जी मॉक टेस्ट सीरीज, जो आप घर बैठे अपने प्रैक्टिस टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। साथ साथ 2 स्पेशल व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और हम इस चीज़ की 100% आपको गारंटी देते हैं कि जो डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपका 100% सिलेबस कवर करेगा। तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें, और इन नोट्स की जो फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 2800 है। आप हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा आपको सेंड कर दिया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बनता है आई थिंक सो चाइना के साथ तो खंजराब पास उसका नाम है। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर इन 19 जो है ना वो 98 को बनता है, और 28 मई थी, यौम तकबीर भी हम इसको कहते हैं। What is the hardest natural substance on the earth? Diamond is the answer. What is the meaning of the word इकरा? इकरा का क्या मतलब है जो कि कुरान में एक सूरा रिवील की गई, इकरा बिस्म रब्बिका, पढ़ अपने रब के नाम से। तो रीड हमारे पास जो है ना वो आ जाता है। विच वाइटामिन या विटामिन प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट, सनलाइट की वजह से कौन सा हमारी स्किन वाइटामिन प्रोड्यूस करती है, उसका नाम है विटामिन डी या वाइटामिन डी। द फेमस बैटल ऑफ बदर वाज इन विच ईयर ऑफ हिजरा। तो बदल की जो बैटल है वो 2 हिजरी को। इसी तरह खंदक की बैटल ऑफ ट्रेंच उसको कहते हैं, वो भी पूछी जाती है। और उसके अलावा जी खैबर की 7 हिजरी को ये, और ग़ज़वा हुनैन की 8 हिजरी को, ग़ज़वा तबूक की पूछी जाती है। ये सारी चीज़ें जो है ग़ज़वा उहद पूछा जाता है। विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान, तो वो इंडस रिवर है। एशिया का पूछा जाता है तो एशिया का यंगतीज़ है जो कि चाइना के अंदर है, ठीक है। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना इन विच ईयर। तो ये गलत लिखा हुआ है, 622 के अंदर जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। सिनोनिम ऑफ वर्ड ब्रेव, बहादुरी जिसको कहते हैं, तो वो फियरलेस इसका मीनिंग है। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज़ द 25% ऑफ 320? अब ये ज़ीरो तो कट जाता है परसेंटेज के एक ज़ीरो से, तो 25 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, तो 5 to 10 हो गया, 1 रिमेन आ गया, 2 to 4 और ये 5 बन गया। इसी तरह 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ जाता है, 5 हम यहाँ लगा देते हैं, 1 रिमेन आ गया, फिर 6 और ये वाला हमारे पास 7 आ गया, तो ये बन जाता है तकरीबन 800। तो एक ज़ीरो तो ये कट गया था, एक ज़ीरो ये भी परसेंटेज से कट जाएगा, तो 80 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो द आंसर इज़ 80। उसके बाद ही हु गेव द टू नेशन थ्योरी जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने दी, और जो इसका ख्वाब देखा वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, जो नाम रखा चौधरी रहमत अली ने, और ये जो सारा कुछ पेश किया गया 1930 खुतबा इलाहाबाद के अंदर मंटो पार्क, जब जो अभी मीनार पाकिस्तान वाली है। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसका आंसर स्किन है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द अर्थक्वेक, उसको सीज़्मोग्राफ कहते हैं। इन कंप्यूटर 1 बाइट हाउ मैनी बिट्स, कितने होते हैं जी? 8 हमारे पास जो है ना वो बिट्स हों तो 1 बाइट बनता है। हाउ कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, तो 6 है, 9 है और 12 है। आपके सामने ही है, 6 में 3 ऐड कर रहा है, 9 में भी 3 ऐड किया और 12 में भी हमने 3 ऐड किया, तो 15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि फाइंड द ओड वन आउट। रेड है, ब्लू है, स्क्वायर है और ग्रीन है। तो इसमें जो हमारे पास स्क्वायर एक ज्योमेट्रिकल शेप है, बाकी तमाम कलर्स हैं। कंप्लीट द एनोलॉजी। ट्री इज़ टू लीफ एज फ्लावर इज़ टू, तो ट्री जो उसके कंपोनेंट है वो लीफ है, फ्लावर के उसकी पेटल्स उसकी पत्तियां होती हैं। ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव, महंगी चीज़, वो मतलब महंगाई या महंगी बल्कि एक्सपेंसिव, उसका ऑपोजिट क्या होता है? चीप, सस्ता, महंगा और सस्ता। ऑपोजिट ऑफ स्लो, तेज़ और जो हमारे पास सुस्त रफ्तार होता है, ये उसका फास्ट। ऑपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, बनावटी जो एक चीज़ होती है, एक नेचुरल होती है, कुदरती चीज़। द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो जिसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2, m से मुराद यहाँ पर मैस है और v से मुराद वेलोसिटी यहाँ स्क्वायर है। यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, उसको हर्ट्ज़ कहते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ये हमारे पास पास्कल है या न्यूटन मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर है। बांगे दरा इज़ रिटन बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने डिस्कवर किया? तो वो हमारे पास जे थॉमसन है। और उसके बाद हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन द पंजाब में आई थिंक सो 42 हैं, आप चेक कर लीजिएगा। लियाकत अली खान ज्वाइन मुस्लिम लीग इन 1923। पीरियोडिक टेबल डिस्कवर्ड बाय मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया था। ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान है। अरेंज ऑफ कंट्री नेम, जब इसको हम इन तमाम अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करेंगे तो कौन सी कंट्री का नाम बनेगा? वो है पाकिस्तान। नेटो, ये ई नहीं आएगा, NATO, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके मेंबर हैं 32। फॉर्मूला ऑफ द वाटर का H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है। वाटर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसके अलावा जी आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, दो बड़ी जो है ना हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो ये आंसर आ जाएगा, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ द सिग्री गॉज, सबसे कम जो है वो मिनिमम कितना होगा? 0.01 मिलीमीटर तक जो है वो, ये कोई रॉन्ग इस तरह जो है ना वो कर सकता है, अदरवाइज़ बिल्कुल ट्रू होता है। शॉर्टकट की ऑफ कट, कोई भी आपने टेक्स्ट कट करना है कंप्यूटर पर लिखते हुए एक प्लेस से, तो वो हमारे पास Ctrl+X होता है, और अगर उसको अनडू करना है तो फिर कंट्रोल प्लस क्या होता है, X की जगह Z होता है। कंप्यूटर वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स बाबेज। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी गई 1526 में। नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान सबको पता है, हॉकी। स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है हमारे सिस्टम का, जुपिटर नहीं है, मरकरी है, ठीक है। और जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट
है प्लैनेट, तो यहाँ पर लार्जेस्ट भी वो पूछ सकता है। फिर वो ब्राइटेस्ट पूछ सकता है जो कि वेनस है, और ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में भी वो पूछ सकता है, प्लूटो जो है। द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बेनज़ीर भुट्टो, स्पेल रॉन्ग लिखे हुए हैं। लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल एम्पायर, बहादुर शाह ज़फ़र, जिसकी गज़ल भी काफ़ी मशहूर है उर्दू में कि दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में, कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कूहे यार में। और एक उनका शेर काफ़ी फेमस है, इन हसरतों से कह दो कि कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में, बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फ़स्ल बहार में। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सिकंदर मिर्ज़ा। द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया, मॉस्को। सेकंड लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, मैंगला डैम। और फर्स्ट था तरबेला डैम। ये हमारे पास डैम आपने लाजमी याद रखने हैं। डैम हो गया, रिवर हो गया। लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, मंचर लेक। और अगर आपसे कोई आर्टिफिशियल पूछे तो वो किंजर लेक है हमारे पाकिस्तान में। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स, कराची। सिटी ऑफ सेंट्स, सूफियों का शहर किसको कहा जाता है, वो मुल्तान। सिटी ऑफ कॉलेजेस, ठीक है, वो लाहौर को कहा जाता है। इस तरह हर एक की डिफरेंट जो है ना वो क्वालिटीज़ हैं। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन हमने ये सारे डिस्कस कर लिए हैं। 1962 है, फिर 1973 है। पाकिस्तान इज़ बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा कंट्री, अफ़गानिस्तान। ईस्ट में हमारे पास कौन सा है, ईस्ट में हमारे पास इंडिया है। और उसके अलावा हमारे पास अगर नॉर्थ बल्कि साउथ वेस्ट की बात करें तो वो ईरान बन जाता है। इसी तरह हमारे पास ईस्ट नॉर्थ की बात करें तो वो हमारे पास चाइना बन जाता है। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान नांगा पर्वत है। फर्स्ट वाली केटू है। एरिया ऑफ एजे के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का एरिया 13,297 किलोमीटर पर स्क्वायर। पाकिस्तान नेशनल एंथम अडॉप्टेड ऑन, ये 16 अगस्त नहीं है आई थिंक सो, ये 11 अगस्त है 1954। द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो कैनबरा है। व्हेन पाकिस्तान ज्वाइंड OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आई थिंक सो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस, इस तरह कुछ बनेगा, मुझे इसका ना मतलब भूल गया है। 22 से 25 सितंबर तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1930 के अंदर। फिर व्हेन मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906। मोहम्मदन एजुकेशनल जो कॉन्फ्रेंस थी वो 1886 में हेल्ड हुई। थर्ड लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है दुनिया का वो नॉर्थ अमेरिका है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन। और जो प्लेस है वो मेरीना ट्रेंच है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नूरुल अमीन। हेड क्वार्टर ऑफ UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है जी, USA के अंदर है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो वो दरिया बल्कि अमेज़न नहीं है, नील है, नाइल इसको कह सकते हो, नील कह सकते हो। एशिया का यंग तीज है। और उसके अलावा पाकिस्तान का इंडस रिवर है। ये आपने याद रख रहे हैं। नेशनल कलर ऑफ पाकिस्तान ग्रीन है ऑब्वियसली। हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरुद्दीन किदवाई। व्हेन वाज द पाकिस्तानी फ्लैग ऑफिशियली अडॉप्टेड, तो वो हमारे पास 14 अगस्त 1947 का हुआ। बुक इज़ टू पेज देन बिल्डिंग इज़ टू, तो बिल्डिंग ब्रिक बाय ब्रिक बनी होती है, तो सो दैट्स वाई ब्रिक ईंट जिसको कहते हो। फाइंड द मिसिंग लेटर, अब देखें हमारे पास 5 है, 10 है, 15 है, तो 20 है। ये मिसिंग लेटर नहीं आएगा, मिसिंग नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं या मिसिंग डिजिट लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ओड वन, रोज़, लिली और लोटस। अब ये हमारे पास जो है ना वो लोटस, ये फ्लावर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा कप इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता। आई इज़ टू सी देन ईट, ईट नहीं है, ईयर है, ठीक है। तो ये हेयर सुनना होता है, कान से सुनते हैं और आँख से देखते हैं। कंप्लीट द सीरीज़, अब इसमें देखिए 100 है, 64 है, 36 है और
16 है। आप देखें ये कहीं ना कहीं सेल्फ स्क्वायर बन रहे हैं किसी चीज़ के। ये 10 का सेल्फ स्क्वायर है, ये 8 का सेल्फ स्क्वायर है, ये 6 का सेल्फ स्क्वायर है, ये 4 का सेल्फ स्क्वायर है। इसी तरह 2 का सेल्फ स्क्वायर हमारे पास अब आएगा तो 2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये सारे सेल्फ स्क्वायर है। तो यहाँ पर पहले 10, फिर 8, फिर 6 और फिर 4, फिर 2 माइनस होता जा रहा है और उनके सेल्फ स्क्वायर का आंसर है। तो आगे 16 के बाद 4 आएगा। ठीक है, आंसर हमारे पास तो ये आ गया। अच्छा 100 और ये इसका आंसर आई थिंक सो 4 आएगा, 2 नहीं आएगा। 2 का तो सेल्फ स्क्वायर बन रहा है ना, तो 4 आंसर आएगा। ओड वन आउट है, फादर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं। ये आपकी एक फैमिली है, जो अंकल हैं वो इससे डिफरेंट हैं। ठीक है, वो आंसर होगा हमारा। उसके बाद ऑयल यूज्ड इन एरोप्लेन, जहाज़ों के अंदर, जेट्स के अंदर कौन सा फ्यूल जो है ना वो भरा जाता है, तो उसको कैरोसिन फ्यूल कहते हैं या ऑयल कह लें। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस कहाँ पर जाके मेल्ट होना शुरू हो जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस तक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, तो शेप और किसी भी मैस के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव लेंस, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। और विच लेंस इज़ यूज इन मायोपिया, मायोपिया होता है शॉर्ट साइटेड। ठीक है, शॉर्ट साइटेड से मुराद ये होता है कि आप जो है वो करीब की चीज़ों को देख लेते हैं, दूर की चीज़ें आपको साफ नज़र नहीं आती। ठीक है, या करीब की नज़र जिसको आप कहते हो। तो कनकेव हमारे पास जो है ना वो लेंस यूज़ होता है इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। कन्वेक्स लेंस मेक्स व्हाट काइंड ऑफ इमेज, तो वो रियल बनाता है और इन्वर्टर बनाता है। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ द लॉस्ट। ये लॉस नहीं है, ये लॉस है। ठीक है, LOSS, लॉस, ये यहाँ पर भी ऐसा आना था, तो वो प्रॉफिट हो गया। ऑपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, तो वो नेचुरल है। और एक्सपोर्ट का आर्टिफिशियल इंपोर्ट है। और सॉरी एंटोनियम कह रहा हूँ, आर्टिफिशियल नहीं, एंटोनियम। हु कंपोज द नेशनल एंथम, वो हमने अभी पढ़ा, अहमद जी छागला है। और लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैराज इन पाकिस्तान, जो बैराज है वो सक्खर बैराज है। और ये बैराजेस वगैरह, इससे पानी वगैरह पहुंचाया जाता है, ये दरियाओं वगैरह को भी मिलाते हैं। ऑपोजिट ऑफ अर्ली, अर्ली का ऑपोजिट क्या होगा, लेट। फिर यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी का यूनिट जाउल होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका M से मुराद होगा आपका मैस, G से मुराद होगा आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन बार बार आता है कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एज से मुराद होता है आपकी जो कोई भी चीज़ है जहाँ से एक्सेलरेट हो रहा है, हाइट कितनी है। यूनिट ऑफ हीट, जाउल एनर्जी ही है हीट। यूनिट ऑफ पावर, पावर का क्या है, वॉट। और यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन। इन लीप ईयर में जो टोटल डेज होते हैं एक साल के अंदर वो कितने होते हैं, तो वो होता है 366। एक तो ये MCQs हो गया। लीप ईयर का कब आता है, लीप ईयर कम्स आफ्टर, ये भी क्वेश्चन आता होता है कि लीप ईयर कितने साल बाद आता है। तो लीप ईयर आता है 4 साल बाद, 4 ईयर, आफ्टर द 4 ईयर, हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है। 2 MCQs हो गए। फिर इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है इसी चीज़ के बारे में कि ये जो फॉर एग्जाम्पल ये 4 साल बाद होता क्या है, 366 दिन बन कैसे जाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी तो आपने क्लियर करना है। तो जो फेब होता है वो आपको सारों को पता है जी, फेब जो है बेसिकली वो 28 डेज का होता है। लेकिन लीप ईयर में ऐसा होता है कि जो फेब हो जाता है लीप ईयर में वो 29 डेज का हो जाता है। ठीक है, एक दिन जो है वो हम ऐड कर देते हैं फेब के अंदर, और वो दिन हम 365 दिन का एक साल होता है, तो जब उसमें एक प्लस करते हैं तो वो एक 366 बन जाता है, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये जो एक डे इसमें फेब में हम ऐड करते हैं या एक साल में करते हैं, ये आता कहाँ से है। तो बेसिकली आपका जो एक साल होता है वो 365.25 डेज का होता है। ठीक है, यानी कि 365.25। तो इसमें जो 0.5 है ना, इसका मतलब है 6 आवर, 6 घंटे, 6 आवर इसका मतलब बनता है। और अगर 6 घंटे हम हर 4 साल के मिला लें, 4 साल बाद लीप ईयर आता है ना, तो हर साल हमारे पास 6 घंटे बच जाते हैं। तो 4 साल के
6 घंटे टोटल 24 घंटे बन जाते हैं, यानी एक दिन और रात हमारे पास बन जाती है। इस 24 घंटे को लाके हम फेब के अंदर जोड़ देते हैं जो कि 29 दिन का बन जाता है। चूंकि एक फेब का एक दिन बढ़ गया है तो साल भी 366 का हो जाएगा। अब एक और सवाल आता है कि लीप ईयर, हाउ वी कैन गेस व्हाट द ईयर वाज लीप ईयर, कौन सा ईयर लीप ईयर था। तो कोई भी ऐसा ईयर मैं आपको बता देता हूं, कोई भी ऐसा साल जो कि डिविजिबल बाय 4 है, 4 पे तकसीम हो जाता है, वो लीप ईयर कहलाता है। 2022 को 4 पे तकसीम करें, क्या ये हो जाता है? नहीं। तो 2022 लीप ईयर नहीं है। 2024 क्या ये 4 पे तकसीम हो जाता है? हो जाता है। सो दैट वाज लीप ईयर। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा? 2028 जो होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। ये मैंने आपका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा एक समझाने की कोशिश की है। और एक क्वेश्चन आता है कि a particular person celebrate his or her birthday after the 4 year, what is the date of birth of that particular person? एक ऐसा बंदा या बंदी जो 4 साल बाद अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी? तो वो कहीं ना कहीं 29 फेब को जो बच्चा पैदा होता है उसकी बर्थडे हर 4 साल बाद आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिस्कवर किसने किया था? ये आप लोगों को सारों को पता होगा। डिस्कवर किया था जी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज का आंसर आ गया। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको डिस्कवर कर लिया और 1921 में नोबेल प्राइज मिलता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को। किसकी वजह से? इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। ये भी आपने ध्यान में रखना कि उसको नोबेल प्राइज कब मिला था। लेकिन मसला ये है कि एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है कि थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन ने दी थी, बड़ी मशहूर है, उसका फॉर्मूला आता है E = mc²। बड़ी दफ़ा पूछा गया, स्टूडेंट्स याद रख लें कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसका फॉर्मूला क्या था। तो वो था E = mc²। ठीक है, मतलब अगर कोई भी, उसका मतलब ये था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एन ऑब्जेक्ट इफ ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो वहाँ पर टाइम स्टक हो जाता है। कोई भी 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करता है अगर, तो उसके लिए टाइम स्टॉप हो जाएगा। जैसे इंटरस्टेलर मूवी के अंदर भी दिखाया गया, स्टॉप से मुराद है कि बड़ा ही स्लो डाउन हो जाएगा। अब ये आपकी एक ये याद रख लेना है। फिर मैंने जो बताया कि नाम मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी वो आता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो वो आपको पता है जी, आइंस्टाइन को दी थी, आइंस्टाइन ने दी थी। और रिलेटिविटी जो है ना वो हमारे पास थ्योरी आ गई, लेकिन उसको जो नोबेल प्राइज मिला है वो किसकी वजह से मिला है? वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मिला है। बट फेमस तो ये है। तो ये भी सवाल आता है कि आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से क्यों नोबेल प्राइज दिया गया जबकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से नहीं दिया गया। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो काफ़ी साइंटिस्ट और पब्लिक भी इसको एक्सेप्ट करने पर तैयार नहीं थी। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और कोई इसको मजहब का ताना भी देते थे। तो जिसकी वजह से नोबेल प्राइज उस चीज़ में दिया जाता है जो 100% प्रूफ हो चुकी हो। तो ये प्रूव हो चुकी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैसे प्रूव हुई जी? इसमें सिंपल सा उसने ये बताया, आपको आज की मिसाल दे देता हूँ। आप लोग कपड़े जो है ना वो सुखाते हैं, ठीक है, कपड़े आपने तार पे डाले और इस तरह से लाइट पड़ी उस पर। अब लाइट पड़ने से क्या होता है, कपड़ा क्यों सूख जाता है? क्योंकि जो लाइट की एनर्जी होती है वो ड्रॉपलेट्स जो वाटर के होते हैं वो उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर क्या करते हैं, वो स्टीम में चेंज हो जाते हैं। वो एनर्जी लेकर वो कपड़े से निकल जाते हैं पीछे, फिर वो कपड़ा जो है सूख जाता है। सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो फोटो इलेक्ट्रिक का ये था। समझ आ गया आप लोगों को? मैंने आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई, आइंस्टाइन ने दी थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने दिया था। नोबेल प्राइज इसको 1921 में जो है ना वो मिला था। तो ये हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से उसका दिमाग, जो आइंस्टाइन था उसका दिमाग चोरी कर लिया गया था, जिसको अनएथिकल भी कहते हैं। और फिर उसको पता नहीं कितने 324 आई थिंक सो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिकली जो है ना एग्जामिन किया गया। बट वो जो भी रिजल्ट्स निकले तो वो एक्सेप्टेड नहीं थे, मतलब वो कोई सही उस पर जो है ना वो नहीं हो सकी जितनी भी तहकीक था। अब निकोलस कोपरनिकस जो है ना उसने क्या डिस्कवर किया था? इसने सोलर सिस्टम डिस्कवर किया था। सोलर सिस्टम, ये जो आजकल आप पढ़ते हो, इसको एक और नाम देते हैं कि निकोलस कोपरनिकस ने जो सोलर सिस्टम डिस्कवर किया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है आई थिंक सो हीलियोसेंट्रिक। ठीक है, हीलियोसेंट्रिक मॉडल इसको कहते हैं।
ये भी आपने याद रखना है, अपने अपने जो है ना वो नोट्स बना लें। लेकिन बिफोर द कोपरनिकस, इसके सोलर सिस्टम से पहले क्या था यहाँ पर? तो यहाँ पर आई थिंक उसको कहते हैं जियोसेंट्रिक, ठीक है। तो जियोसेंट्रिक मॉडल था। अब इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि जो कोपरनिकस से पहले, इसने तकरीबन 1500 के अंदर कहीं ये दिया था, और कोपरनिकस से पहले जियोसेंट्रिक था। इससे पहले ये माना जाता था कि जो ज़मीन है वो सेंटर पॉइंट है और बाकी सारे सियारे इंक्लूडिंग जो है हमारे पास सूरज, वो उसके इर्द गिर्द घूमता है। और मुसलमानों ने फिर उसके ऊपर कोई थोड़ा सा माशाल्लाह और मज़हब का चादर चढ़ा दी। उसने कहा कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो इंसान के, क्योंकि वो इस धरती पे रहता है, इस पृथ्वी पे रहता है, तो इसलिए उसके इर्द गिर्द कायनात घूमती है। ये उसने, मुसलमानों ने फिर काम डाल दिया जियोसेंट्रिक। बट ये कोपरनिकस आता है और ये कहता है कि नहीं, सूरज जो है ना, सूरज वो सेंट्रिक है, बाकी सारे उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, और सूरज अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रिवॉल्व करता है, बाकी सारे भी। ठीक है, उसके बाद इसको रिफाइन किया गया, डिफरेंट जो है मॉडल्स बनाए गए, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो हेलोसेंट्रिक मॉडल अभी चल रहा है और सोलर सिस्टम। और जियोसेंट्रिक मॉडल को रिजेक्ट करने वाला यही था। इससे पहले जिसने रिजेक्ट किया उसको फांसी दे दी गई। उसने कहा तुम क्या कहते हो कि इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं, उसके इर्द गिर्द सारी कायनात घूमती है और तुम तो मुर्तद हो। तो दैट्स वाई फिर ये एक साइंटिफिक हमारे पास जो है ना एक डिबेट आ जाती है। नेक्स्ट वन, ये सोलर सिस्टम मैंने बता दिया। अच्छा, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए थे? यहाँ पर जो आंसर दिया गया वो रॉन्ग है, क्योंकि मैं स्लाइड्स कलेक्ट करता होता हूँ और कहीं से बनवाता होता हूँ। तो गोल्डस्टाइन ने तो वैसे कैनाल रेस जो है ना वो दी थी, यहाँ पर इन्होंने रॉन्ग लिख दिया है। कैनाल रेस से मुराद एक ट्यूब होती है, और वो कहता है कि जिस तरफ अगर चार्जेस मूव कर रहे हो, लाइट जिस तरफ लाइट की बीम जा रही हो, कुछ माइनर से ऐसे चार्जेस होते हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट वे में जो है ना वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रोटॉन फिर किसने डिस्कवर किया? प्रोटॉन किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन, एक ये क्वेश्चन आता है। फिर आता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसने डिस्कवर किए थे? तो इलेक्ट्रॉन किए थे जे थॉमसन ने, ये भी याद रखिएगा, जे थॉमसन। इसने क्या किया था? इसने हमारे पास प्रोटॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे। फिर क्वेश्चन आता है जी, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे? तो न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने जो है ना वो डिस्कवर किए थे। ये भाई बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो, अब स्पेल का थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, मुझे स्पेल फोबिया है, मतलब वही गलत हो जाते हैं। अच्छा, ये वाला रदरफोर्ड, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, और जो न्यूट्रॉन थे वो जेम्स चैडविक ने दिए थे। ये हमारे पास हो गया। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वाला, हु गॉट फर्स्ट नोबेल प्राइज इन पाकिस्तान? वो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। और कब मिला, ये भी डेट पूछी जाती है, इन 1979 के अंदर। और क्यों मिला? फिजिक्स, तो फिजिक्स इन्होंने दो साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक थ्योरी पे काम किया था और काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि आफ्टर दैट मलाला यूसुफजई जो है उनको कब जो है ना वो नोबेल प्राइज़ मिला? मतलब सेकंड वाली जो हमारे पास है वो मलाला यूसुफजई है, ठीक है। और उनको मिलता है 2014 में। और किसकी वजह से मिलता है? पीस की वजह से, बिकॉज उसने एक बुक लिखी थी, ठीक है, एजुकेशन पर्पस के लिए। तो पीस जो एजुकेशन या पीस या वैसे आता है आंसर, तो ये हमारे पास इसका पीस आंसर है, 2014 है। तो मलाला यूसुफजई तो दो पाकिस्तान के नोबेल प्राइज विनर्स हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू, देखिए मैथ का बेसिक जो ज्योमेट्री है उसका क्वेश्चन है। चले जी हम इसको करते हैं, और आप भी गैस कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पर उसका आंसर है 180। मैं आपको समझा देता हूँ, 3 क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। एक ट्राइंगल है ये वाली, ठीक है, आप लोगों को सारों को पता होगा। इसका जो एंगल है वो कितने का बनता है? इसका एंगल बनता है जी 60 का। 60 का ये हो गया, 60 का ये हो गया, और 60 का ये हो गया। तीनों 60 को जो है ना वो आप 3 × 6 जो है ना वो 18 और एक 0 लगा दें तो 180 डिग्री तो इनका बन गया। उसके बाद हम करते हैं कि स्क्वायर जो होता है वो उसका क्या बनता है? स्क्वायर का भी पूछ सकता है ना, ट्रायंगल का उसने पूछ लिया तो स्क्वायर आपको पता है जिसकी चारों साइड इक्वल हो, ठीक है, तो उसका बनता है हमारे पास 90-90, ठीक है, चारों 90-90 होंगे। ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो आप कर लें जी, 9 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये 36 और 0 लगा दें, 360 का एंगल बनता है, ठीक है, इन तीनों को मिला के। फिर वो आपसे रेक्टेंगुलर का भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है जी, क्यों नहीं पूछ सकता। तो रेक्टेंगुलर का अगर पूछेगा तो रेक्टेंगुलर आपको पता है ना, जिसको आप मुस्ततील आई थिंक सो कहते हो, ठीक है, जिसमें ये जो विड्थ होती है वो सेम होती है और लेंथ सेम होती है, इसमें चारों साइड ये भी सेम ही होता है। ये 90-90 डिग्री के, ये भी और ये वाले, ये तीनों जो है ये दोनों जो है, ये वाला भी 360 है
और ये भी 360 एंगल है। ये तीनों आपने याद रखने कि कौन कौन सा एंगल है। देखिए ये 90 एंगल बनता है ना, ये वाला, ये 90 एंगल बनता है, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, थोड़ा सा बेंड कर दो, तो ये 60 का एंगल बन जाएगा जो कि ट्रायंगल में है। तो इसका भी तो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो जो भी स्ट्रेट होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, वो वाला। बस आप ये 3 शेप याद रख लें, इसके बाद वो हमारे पास बेंजीन कह रहा हूँ हेक्सागोन आ जाती है। अच्छा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन एम शेल। आप लोगों ने पढ़ा होगा जी, शेल होते हैं हमारे पास, एक न्यूक्लियस होता है एटम का। चले मैं यहाँ पर बना देता हूँ। पहला जो शेल होता है वो हम बना लेते हैं यहाँ पर। पहला शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये याद रखिएगा। अच्छा, पहला शेल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, के, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ आ गई। दूसरा शेल जो होता है हमारे पास, दूसरा शेल आपका होता है के के बाद एल आता है, और इसके बाद इसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद के के बाद एल के बाद एम आता है, एम यहाँ पर लिख लेते हैं, और इसमें होते हैं ये जो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी हमारे पास के एल एम आता है, एन के अंदर जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 32, ठीक है। के एल एम एन ओ आ जाता है, ठीक है, ओ आ जाता है। ओ के अंदर आई थिंक से होते हैं 50, के एल एम एन ओ ओ पी आ जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पी, तो पी के बना लेते हैं जी यहाँ पर। तो पी के आई थिंक से होते हैं 72। पी के बाद क्यू आ जाता है, क्यू के भी आप यहाँ भी बना लेते हैं जी, क्यू के बना लेते हैं। तो क्यू हमारे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो क्यू है उसकी होंगे 98 हो जाएंगे। तो क्यू, तो अभी तक तो क्यू के शेल तक जो है ना वो जा चुके हैं हम। सिर्फ 7 शेल टोटल ड्राफ्ट हुए हैं, डिस्कवर हुए हैं। आगे फिर इन फ्यूचर या एडवांस में कुछ भी हो सकता है, बट ये एक पूरा एक मॉडल था जो मैंने आपके सामने दिया, इसको याद रख लें, ठीक है। जो भी स्क्रीनशॉट लेने आप ले लें, तो ये आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप पाकिस्तान नेवी में अनाउंस होने वाली पोस्ट एलडीसी यूडीसी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस बार प्रोजीनियर स्टूडेंट आपके पास लेकर आया है लेटेस्ट मोस्ट रिपीटेड नोट्स, जो कि नेवी के तमाम सेंटर्स के अंदर अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे हैं। इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट इंटेलिजेंस, जिसमें इंक्लूड होगा वर्बल, नॉन वर्बल, और उसके बाद आपको सेंड किए जाएंगे जी एकेडमिक के। और ये एकेडमिक के वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि पाकिस्तान के नेवी के वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट पास करके आए हैं उन्होंने हमें ये बताए हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं डेफिनेटली एकेडमिक आपका पास हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे जी मॉक टेस्ट सीरीज, जो आप घर बैठे अपने प्रैक्टिस टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। साथ साथ 2 स्पेशल व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और हम इस चीज़ की 100% आपको गारंटी देते हैं कि जो डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपका 100% सिलेबस कवर करेगा। तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें, और इन नोट्स की जो फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 2800 है। आप हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा आपको सेंड कर दिया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट ऑफ द फोर्स। अब हम जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा, मैं 50 MCQs यहाँ पर आपको करवाऊंगा, बट उनकी नंबरिंग थोड़ी बहुत जो है ना वो चेंज है। यूनिट ऑफ द फोर्स वो है हमारे पास न्यूटन, और यूनिट ऑफ द टेम्परेचर जो है वो केल्विन है, सेल्सियस है, और उसके अलावा यहाँ करंट का भी याद रख लें, वो एम्पेयर होता है। एंड अली एंड असलम फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, मतलब ऑप्शन लगा लेते हैं, क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, चले दोनों में ही कर लेते हैं, ठीक है, या एम आएगा, या आप यूँ कोई और प्रपोजिशन लगा लें तो TO2 आएगा। तो असलम एंड ये 2 पर्सन है, ठीक है, तो प्लूरल है, दोनों नाउन, 2 नाउन हो गए तो आर आएगा, ठीक है। असलम, अली एंड असलम आर फ्रेंड्स, आर का वैसे ए स्मॉल आएगा, तो आर फ्रेंड्स हमारे पास जो है ना यहाँ पर आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। ये आप लोगों को पता मैटर का आया हुआ था। इफ़ 1800 o'clock इज 6, तो 6 o'clock देन 1400 o'clock इज 2। अब लोगों को पता होगा जी क्लॉक, बेसिकली जो असल क्लॉक होता है वो यही होता है, ठीक है, ये वाला क्लॉक होता है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16 है, और यहाँ पर इस तरह 17, पता नहीं 18, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, बल्कि ये 2 इधर आना था। तो ये 12 से आगे जो है ना मैं इसको सही लिख देता हूँ, सही इस तरह फिर अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ हो गया हमारे पास, ठीक है, ये 1 हो गया, बल्कि यहाँ से 1 कर लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, और 12 फिर हो गया, ठीक है। अब हम इसको इस तरह जो है ना वो अगर सही वाला क्लॉक देखें तो वो इस तरह बनता है हमारे पास। अगर ये 12 पे है तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये 15, और ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, और ये 20, और ये 21, और ये 22, और ये 23, ठीक है।
ये मैं आपको एक सही वाला बना के दे रहा हूँ कि जब जैसे ये 12 से सुई गुजरती है तो मतलब ये जो नाइट वाला होता है ना, पीएम वाला सेशन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पीएम का सारा सेशन है। तो पीएम में आप, क्योंकि वो क्वेश्चन इस तरह आया हुआ है तो मैं वो इसलिए करवा रहा हूँ। तो वो कह रहा है 18, मतलब 1800 से मुराद है 18 o'clock, तो ये कितना हो गया, 6 पे है सुई। और उसके बाद वो कहता है o'clock देन द 1400 के कोल 1400 ये खड़ा हुआ, तो ये सुई है 2 पे, तो 2 बज गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास आप देखते हैं ना जी, कहाँ जा रहे, कितने बजे वो आया, 2 बजे आया। अब क्या पता जी 2 बजे वो पीएम के 2 बजे है या जो ना वो एएम के 2 बजे। अगर पीएम के 2 बजे होंगे तो हम कहेंगे 14, मतलब उसका जो टाइम, जो ड्यूरेशन था, जो क्लॉक था वो 14 o'clock था, 1400 o'clock या 14 o'clock था। असल टाइम इसी तरह ही होता है, चाहे आप वो ना भी लगाए इसमें। तो ये 1400 से मुराद ये पीएम की बात कर रहा है। अगर वैसे 2 बजे की बात कर रहा है तो इसका मतलब है फिर वो रात को 2 बजे की बात कर रहा है। ठीक है, सुबह सुबह के जो 2 होते हैं, फजर टाइम, और फजर टाइम कह रहे हैं वैसे तहज्जुद टाइम। इफ़ बॉक्स इज 2 3 हमारे पास आ गया। बॉक्स जो है वो क्या है, 3 है। अच्छा, मैं लगता है कि मुझे सही समझाना नहीं आया, मैं फिर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोगों को टाइम में एक एएम होता है और एक होता है पीएम। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं। जो एएम वाला होता है वो होता है रात वाला। ये बात मतलब रात से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो हमने दिन इसका सुना हुआ है ना, तो ये रात जो है ना 12 बजे से लेकर रात 12 बजे, मैं लिख देता हूँ, रात 12 बजे के बाद से लेकर ये जो हमारे पास दोपहर अब कैसे लिखते हैं जी, चलो मैं दोपहर लिख देता हूँ। तो दोपहर के 12 बजे तक क्या होता है, एएम होता है सारा। ये बात ज़हन में रखिएगा, लोगों को अक्सर आइडिया नहीं रहता। जो पीएम होता है ना, वो रात अंधेरी हो उससे नहीं स्टार्ट होता, ये दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होता है। दोपहर 12 बजे से 12 हो गए हैं हमारे पास, और रात के फिर 12 बजे से लेकर ये हमारे पास पीएम होता है। और इसलिए ये 12 से 13, 14, 15 स्टार्ट हो जाता है, जबकि ये 12 से 1, 2 और 3 की निडल होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा अगर नहीं क्लियर हो रहा। अच्छा, इफ बॉक्स इज टू 3 देन द बॉक्सर इज 2। देखिए बॉक्स के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं, 3 हैं। बॉक्सर में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो आंसर होगा 5। बॉक्सर में अल्फाबेट्स हैं 5, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी मेक अ नॉइस। तो भाई जिनको ग्रामर आती है तो यहाँ पर क्या आएगा, शी, चल नेगेटिव कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव तो बना हुआ है। शी डोंट आएगा या शी डजंट आएगा, चलो 2 में ही कर लेते हैं हम कंपैरिजन। तो यहाँ पर शी डजंट सही आंसर है। क्यों, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर है और एस का इजाफा डज लगेगा इसके साथ, ही शी इट के साथ, क्योंकि सिंगुलर नाउन्स है। डजंट आ गया। यंग वन ऑफ डक इज कार्ड, मतलब ये जो बतख होती है उसका जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, डकलिंग्स उसको कहते हैं इंग्लिश में। एंटोनियम ऑफ ऑनेस्ट ईमानदार, और इसका एंटोनियम बनेगा डिसऑनेस्ट या करप्ट भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। डिसऑनेस्ट या आजकल स्कैम फ्रॉड भी यूज़ कर सकते हो, अगर मैं टेक्नोलॉजी की जो ना वो लैंग्वेज में बात करूँ। अ ग्रैंडफादर इज ऑलवेज देन हिज डॉटर, यहाँ पर उसने जो लिखा हुआ है ना एक्सपीरियंस्ड है। हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑप्शन वहाँ पर आए हों कि उससे एक्सपीरियंस भी बिल्कुल ठीक है, बट अक्सर जो आता है वो एक क्वेश्चन आता है कि ए ग्रैंड फादर इज ऑलवेज एल्डर, मतलब वो हमेशा आपसे बड़ा होता है देन हिज डॉटर, अपनी जो डॉटर है उससे ज़्यादा वो बड़ा होता है एज में। एल्डर कहते हैं ब्लड रिलेशन के, ब्लड रिलेशन में अगर आप बड़े हैं किसी से तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो एल्डर का। मतलब अगर आपका ब्रदर आपसे बड़ा है एज में तो आप उसको कहोगे माय एल्डर ब्रदर, आप उसको ओल्डर ब्रदर नहीं कहोगे। ओल्डर का मतलब ही एज में ज़्यादा होना है। अगर आप कहोगे कि ही इज़ माय ओल्डर ब्रदर, सो दैट्स मीन ये आपका सगा भाई नहीं है, या वैसे बस यू आर कॉलिंग जस्ट अ ब्रदर, ठीक है, फॉर योर सिक्योरिटी, फॉर योर मतलब सेफ्टी। तो आप जो है वो ओल्डर उसके लिए यूज़ करते हैं जो आपकी ब्लड रिलेशनशिप में नहीं आता बट उम्र में बड़ा होता है। एल्डर भी उम्र में बड़ा होना, दोनों को सेम मीनिंग है, बट ये आता है ब्लड रिलेशनशिप में। तो ग्रैंडफादर तो ब्लड रिलेशनशिप में है, तो वो हमेशा अपनी जो बेटी है या पोती कह ले, ग्रैंड डॉटर कह ले, उससे हमेशा वो बड़े होते हैं। कोई आप में से ऐसा बंदा बैठा हो जो अपने माँ बाप से बड़ा हो तो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद टू मेजर करंट एमीटर इज कनेक्टेड इन, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं जी क्या आंसर लगाया गया है। वोल्ट मीटर नहीं, ये वाला आंसर नहीं है, वोल्ट मीटर तो नहीं होता। टू मेजर करंट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज होता है, आई थिंक सो, हाँ सीरीज में ये लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर होता है एक सीरीज सर्किट के अंदर होता है, ठीक है। सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट का आपको आइडिया होगा। जो वोल्ट मीटर होता है ना, ये पैरेलल सर्किट के अंदर लगा होता है। तो
ये वोल्ट मीटर के बारे में अगर आएगा तो ये वोल्टेज को पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करने के लिए अब वोल्ट मीटर लगाते हैं, और करंट जो एमीटर होता है वो हम करंट को जो है ना वो मेजर करने के लिए लगाते हैं, और करंट का यूनिट भी पूछा जाता है जो कि आपका एम्पेयर है। ठीक है, ये आप बातें सारी मेरी याद रखिएगा, हर दफ़ा एक क्वेश्चन नहीं आता। इसका आंसर सीरीज है। वोल्ट मीटर कहीं आ गया कि अगर वोल्ट मीटर उसने सर्किट में लगाया गया तो वो पैरेलल में लगेगा, करंट का यूनिट एम्पेयर होगा। ये बातें आपने याद रखनी है। और उसके अलावा ये सीरीज और आपको पैरेलल का पता होगा। सीरीज में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास लगा हुआ, ये एक वायर जा रही है यहाँ पर, फिर कुछ ना कुछ हमने सर्किट लगाया हुआ है, फिर ये इसमें ये होता है कि अगर सीरीज़ के अंदर कोई चीज़ लगी हुई है तो फिर एक दफ़ा अगर करंट यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया तो सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। पैरेलल में ये होता है कि यहाँ से सर्किट आ रहा है, इधर भी लगा हुआ है सर्किट, इस इधर भी लगा हुआ सर्किट, और ये इस तरह कंप्लीट हो रहा है। तो क्या पता ये सर्किट ख़राब हो गया, ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारे जो हाउसेस के अप्लायंसेस होते हैं वो पैरेलल फॉर्म में लगे हुए हैं। तो सीरीज फॉर्म के अंदर ये होता है, सीरीज फॉर्म में फिर हर चीज़ डिस्कनेक्ट हो जाती है। द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये हमारे पास ऑस्ट्रिड्स है। उसके बाद द डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन ऑफ अ बॉडी, तो डेंसिटी होती है मैस पे डिपेंड करती है। आप लोगों को डेंसिटी का फॉर्मूला लाजमी आना चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू M/V। मतलब अगर हम बात करें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस। मैस और वेट में हम बड़ा ब्लंडर करते हैं, हम कहते हैं जी मेरा वेट 60 kg है। नॉट, आपका मैस 60 kg है। जो वेट होता है वो आपकी फिर न्यूटन में मेजर किया जाता है, और न्यूटन में आपकी ग्रेविटेशन आ जाती है। मतलब आपकी बॉडी पे जितनी ग्रेविटेशन लग रही है, जो वॉल्यूम है, सारा कुछ कुल मिला के उसको हम कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो मैस होता है वो 60 kg है, वो इसलिए वो चेंज हो जाता है अगर आप चांद पे जाते हो। अच्छा, द हाइड्रोजन हैज़ आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, वो 3 है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और प्रोटियम, इस तरह कोई है, पता नहीं नाम नहीं मुझे जो है ना वो अब याद है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के जो ना वो 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक में हाइड्रोजन 1 होता है जिसमें, ठीक है, एक हमारे पास, चले ऐसे कर लेते हैं, ऐसे हमारे पास आ जाता है और ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के 3 जो है ना वो ड्यूटेरियम इसका नाम है, इस तरह नाम भी आते हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम शायद होगा। किंग ऑफ केमिकल, अच्छा केमिकल का किंग कौन है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। आपसे बाद वो सल्फ्यूरिक एसिड का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है जो कि H2SO4 है। इसको हम किंग ऑफ केमिकल क्यों कहा जाता है? क्या ये बड़ा खूबसूरत होता है? क्या ये बहुत बड़ा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। किंग अगर साइंस की लैंग्वेज में बोला जाए तो किंग से मुराद ये है कि ये बहुत ब्रॉड लेवल पर यूज़ होता है, यानी खादों में भी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, हर जगह पे इसने टांग कहीं ना कहीं अड़ाई हुई है, तो दैट्स वाई इसको हम किंग कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में किंग का मतलब ये होगा कि इसका जो यूजेज है, इसका इस्तेमाल है, वो बहुत ज़्यादा जगहों पे होता है दूसरे केमिकल्स की निस्बत। चले, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एंटोनियम ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का एंटोनियम क्या एक्सेप्ट होता है? आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, इसका एंटोनियम हो गया। एंटोनियम से मुराद होता है मुतजाद, उसका उल्ट, उसका ऑपोजिट। ठीक है, एक्सेप्ट होता है, मुझे इंग्लिश इसकी उर्दू भूल गई है, एक्सेप्ट होता है मान लेना, रिजेक्ट होता है इनकार कर देना। ठीक है, पी टाइप मटेरियल कंटेन, अच्छा पी टाइप वगैरह जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, पी टाइप और एन टाइप 2 चीज़ें होती है, एक पी टाइप होती है, एक एन टाइप होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है जी? अच्छा, एक होती है पी टाइप, पी टाइप में होते हैं होल्स, ये जो लिखा हुआ है, होल्स एक्ट एज पॉजिटिव चार्जेस। ये भी बार बार पूछा गया है कि जो होल्स होते हैं क्या कौन से चार्जेस होते हैं, तो वो होते हैं, ये होता है हमारे पास पी टाइप। ठीक है, ये होता है पी टाइप। और एन टाइप बिल्कुल इस तरह होता है, उसमें हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो हमारे पास ये होता है। और ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं ये हैं सेमीकंडक्टर की। ठीक है, और सेमीकंडक्टर जी आप लोगों को पता होगा, ना ये इंसुलेटर होता है फुली और ना ये फुली कंडक्टर होता है। ठीक है, आप इसको कुछ इम्प्योरिटीज़ इसमें ऐड करके इसको कंडक्टर भी बना सकते हैं और इसको इंसुलेट भी कर सकते हैं। तो ये फिर बीच का मामला है हमारे पास। यूनिट ऑफ द स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का यूनिट होता है पास्कल, और एक होता है यूनिट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, वो एक बस जस्ट क्वालिटी है कि आप किसी चीज़ को कितना स्ट्रेच कर सकते हो, इसका यूनिट जो है वो पास्कल होता है, जैसे प्रेशर का होता है। शी वॉक्स स्लोली, द वर्ड इज एडवर्ब, मतलब ये पता नहीं किस तरह लिखा हुआ है, उसने पूछा कि इसमें से एडवर्ब कौन सा है, ये एक बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है, शी वॉक स्लोली। ठीक है, इसमें से उसने एडवर्ब पूछा है, तो वो है स्लोली, हमारे पास एडवर्ब है।
और स्लोली क्यों है, क्योंकि इसके एंड पे एल वाई आया हुआ है। ये तो आप लोगों ने एक रटा लगाया हुआ है, बट हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। एक तो ये होता है कि ये वर्ब के आगे लगता होता है, वर्ब के मीनिंग में एडिशन करता है, और इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं जो कि एडवर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि टोटल लेंथ ऑफ द इंडस रिवर, वो आपकी है 3180 किलोमीटर, या आप 1976 माइल्स कह सकते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सिकंदर मिर्ज़ा के 4 गवर्नर्स याद करने हैं, पहले 4 प्राइम मिनिस्टर और 4 प्रेसिडेंट आपने याद करने हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला गवर्नर जनरल था। छांगा मांगा जो फॉरेस्ट है वो लाहौर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। छांगा मांगा वैसे फॉरेस्ट है, अगर आपको आता है तो वो कसूर का आपने आंसर जो ना वो आंसर लगाना। वैसे तो ये चुनिया का जिक्र नहीं आता वहाँ पर, ठीक है तो चुनिया में ही, ठीक है, बट ये कसूर का जिक्र आता है। चलें, और उसके बाद हमारे पास आता है क्रीपिंग इज टू, क्रीपिंग होता है ना ऐसे रेंगना, स्नेक तो नहीं आएगा, क्रीपिंग इज टू आई थिंक सो। अगर तो वहाँ पर नेम थे डिफरेंट एनिमल्स के, रेप्टाइल्स के, तो फिर स्नेक सही है। अगर इसका कोई वैसे उसने पूछा था क्रीपिंग इसका सिनोनिम, तो वो क्रॉल आएगा, ठीक है, रेंगना। तो दोनों में से आप अगर रेप्टाइल्स है तो फिर स्नेक लगाएंगे, हो सकता है स्नेक लिखा हो, डॉग लिखा हो, फॉक्स लिखा हो, कुछ लिखा हो तो स्नेक लगाएंगे। अगर नहीं तो फिर अगर मीनिंग है तो क्रॉल लगाएंगे, दोनों का मीनिंग सेम है। यूनिट ऑफ द लेंथ आप सारों को पता है जी, मीटर में हम उसको मापते हैं। वेबर जो है वो किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का है। और ये हमारे पास एक इक्वेशन है मैथमेटिक्स की। बेसिकली इक्वेशन किस तरह है, ये है जी x⁻² + x-2 इस तरह है और 0 है। चले जी, अब हम इसको इक्वेशन बनाते हैं। x⁻² वैसे ही रहेगा क्योंकि -2 है और यहाँ पर x है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर -2x लगाऊंगा और यहाँ पर x लिख दूंगा और -2 और ये 0 आ जाएगा। अब इसको आप इसमें से कोई एक कॉमन ले लें। कॉमन क्या लेंगे जी, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इस तरह चेंज कर देता हूँ। अगर मैं इसको x पावर ऐसे कर देता हूँ, +x कर देता हूँ, फिर ये 2x वैसे रहेगा और 2, और मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। तो इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो x बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। इसी तरह मैं यहाँ पर 2 जो है ना वो कॉमन ले लेता हूँ, x आ गया और प्लस माइनस प्लस आ गया, तो यहाँ 1 बच गया। तो ये देखिए ये कॉमन आ गया और इसमें से हम x-2 ले लेंगे, एक कॉमन उठा लेंगे और एक कॉमन हमारे पास x+1 आ जाएगा और ये 0 इस तरह ही रहेगा। इसी तरह अगर हम देखें तो x-2 = 0 है और एक इक्वेशन है x+1 = 0 है। तो अब एक x = 2 हो जाएगा और एक x ये जो है ये -1 आ जाएगा। तो जी दोनों हमारे पास इस तरह आंसर आ गए। कोई भी वो पूछ सकता है कैसे x = 2 है या x = -1 है, तो दोनों में कोई एक ऑप्शन होगा। मैं ऑप्शन भी आपको लिख देता हूँ, जैसे a है, a वो पूछ सकता है जी 2, b वो पूछ सकता है कि -2, c वो पूछ सकता है कि 1 और d वो पूछ सकता है नन, ठीक है। तो जी अब इसमें से देख लें कौन सा आंसर बनता है, तो ये वाला बनेगा, ठीक है। -1 होता तो फिर आंसर ये भी बन सकता था, बट -1 मैंने नहीं लगाया। तो इस तरह आपसे ऑप्शन में जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चले जी, ये वाला है। इसमें तो सिंपल सा है, आप लोगों को पता है, कॉमन लेते हैं। कॉमन आप लोगों को सारों को लेना आता होगा, ठीक है, और लेकिन फिर भी चले मैं आपको कर देता हूँ। अब इसमें बेसिकली ये है एग्जांपल है 13/5 - 4/5, दोनों में से 5 कॉमन आ गया और 13 - 4 आ गया, तो ये 9/5 बन जाएगा। ये आंसर है हमारे पास 9/5, 9 जनाब 5, ठीक है। अब इसमें मुझे लगता है स्टेप्स किए हुए हैं, 9/5 आंसर आ गया। हु वॉज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप इन 1992, तो वो इमरान खान थे, ठीक है। उसके बाद जी हु वन द 2018 वर्ल्ड कप, वो हमारे पास फ्रांस फुटबॉल का। कायदे आज़म 14 जो पॉइंट्स थे वो कौन से साल में हुए, वो 1929 है, और इस किसके मुकाबले में हुए, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। ये भी वो पूछता है, आपने इसको भी याद रखना है। नेहरू रिपोर्ट कब उसने पब्लिश की, तो वो 1928 के अंदर हुई थी। उसके मुकाबले में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अपने पॉइंट्स भी वहाँ पर डिस्प्ले किए जो कि 1929 में थे। नेवी इज़ टू आर्मी, अच्छा नेवी और आर्मी का कम्बिनेशन है। सेलर जो एक होती है जो वो नेवी की होती है, ठीक है, नेवी की हम बात कर रहे हैं सेलर, और आर्मी की इसी के अकॉर्डिंग सोल्जर होती है, यानी कि सेलर भी उनका एक सोल्जर होता है, आर्मी का जैसे एक सोल्जर होता है। ये भी मैट्रिक बेस होती है और ये भी मैट्रिक बेस होती है। हाउ मैनी कंडीशन आर इन द नमाज, नमाज के अंदर कितनी कंडीशन है, यहाँ 9 लिखी हुई हैं, 9 तो नहीं है, आई थिंक सो कंडीशन 6 हैं, ठीक है, कंडीशन 6 है, जिसके अंदर
आप लोग मुझे जो है ना वो देख सकते हैं। सबसे पहले तो हो जाता है आई थिंक सो कोई पाकीज़गी जो होती है, जगह वगैरह का पाक होना, और उसके अलावा हमारे पास हो जाता है फिर वज़ू हो जाता है, और उसके बाद ही हमारे पास वो जो कपड़ों का साफ़ होना, सतर जिसको ढांपना वगैरह कहते हैं, ठीक है, और टखनों वगैरह और ये वो सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर कोई नीयत का भी वर्ड आता है, ठीक है, 1 2 3 4 कोई 2 और है तो मुझे तरतीब याद नहीं है, और ये आप जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा। नीयत है, सतर है, वज़ू है, पाकीज़गी है। पाकीज़गी में मुझे लगता है कुछ और आ जाते हैं बीच में। उसके बाद हमारे पास व्हाट कम्स नेक्स्ट, तो कौन सी सीरीज़ है जी? 2 है, 6 है, 12 है, 36 है और 72 है। इसमें हम किस तरह करते हैं कि 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 से 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 12, तो उसके बाद 6 को हमने, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 36 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72। अब 72 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों? क्योंकि मैंने एक दफ़ा 3 पे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। तो 72 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाता है हमारे पास आंसर? 216 हो जाता है। उसके बाद बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान, तो वो हमारे पास, अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं आती और आप समझ रहे हैं कि नहीं आएगी, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 72 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 2 6 हो गया और 7 3 21 हो गया, 216, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान, तो वो है बहरिया आइकन टावर, और ये है कराची के अंदर, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। करेंसी ऑफ श्रीलंका, तो वो है हमारे पास रुपीज़। हाइट ऑफ मंगला डैम जिसको कहते हैं 482 फीट है। व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ पेंसिव? पेंसिव का मतलब होता है, वो कहते हैं ना, सोची प्याते बंदा गया, मतलब बहुत गहरी सोच में किसी चीज़ में जानवर है ना, ठीक है। सैड मोमेंट में भी आ जाता है। अनरिफ्लेक्टिव वो कहता है कि चिल माहौल वाला, ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन होता है ना, थिंकिंग। अनरिफ्लेक्टिव जो इतना ज़्यादा नहीं सोचता, बोदर नहीं करता चीज़ों के बारे में। व्हाट इज़ 5% ऑफ 5000? वो हम इस तरह करते होते हैं, एक रूल है कि जिसमें हमने 20 फाइंड करने होते हैं और 20 जो है हमने डिलीट कर देने होते हैं, कट कर। इसमें 20 कट हो गए, पीछे बचा 5 और 5 50, तो 5 को 50 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, तो 0 साथ में आ गया, 250 आ जाएगा इसका आंसर। और ये रूल्स हम करवाते होते हैं अपनी क्लासेस के अंदर। बर्ड इज़ टू फ्लाई एज क्रीपिंग इज़ टू, नहीं, स्नेल नहीं है इसका आंसर। ये बिल्कुल, स्नेल तो चले ठीक है, क्रीप करता है, बट हम बर्ड और फ्लाई, बर्ड का एक्शन फ्लाई या क्रीपिंग जो है वो क्रॉल ही आएगा, जो हमने पहले बात की। उसका मतलब ही रेंगना है, जैसे सांप चलता नहीं है वो रेंगता है, और इसी तरह ये हमारे पास एक्शन है। जैसे बर्ड फ्लाई करते हैं, एनिमल्स वो करते हैं हमारे पास वॉकिंग कर लें, या उसका कुछ और होता है स्टेप, और क्रॉल होता है हमारे पास क्रीपिंग, यानी कि रेंगना किसी चीज़ का। व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ लीबिया? तो ट्राईपोली है इसका आंसर। वर्ल्ड वार 2 एंड डेट, तो वर्ल्ड वार 2 1945 में एंड हुई। हमारे पास जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी वो 1914 से लेकर 1918 तक चली, और उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो 1939 से स्टार्ट हुई और 1945 तक चलती है, ठीक है। ये होती है 4 साल, और ये 6 साल तक जो है ना वो जारी रहती है, जब हिटलर नमूदार होता है। तरावी नमाज वाजिब है, सुन्ना है, फ़र्ज़ है तो सुन्ना है। और उसके बाद जी ये हमारे पास 149 है, ये आप खुद करेंगे, बल्कि इसमें पता नहीं यहाँ उन्होंने आंसर दिया हुआ है। इसमें आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 को 1.8 से। उसके बाद जी बाकी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में करवा दूंगा। चलो ये वाला कर लेते हैं। इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। यस्टरडे आपको पता ना गुजरा हुआ कल है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, यस्टरडे पे अगर फॉर एग्जांपल फ्राइडे है, सैटरडे है, फिर संडे है, फिर मंडे है, तो यस्टरडे क्या था? फ्राइडे था। टुडे क्या आएगा? सैटरडे आएगा। टुमारो क्या आएगा? संडे आएगा। लेकिन हमारे पास आफ्टर टुमारो उसने कहा हुआ है, तो संडे से भी अगला जो है वो मंडे होगा, तो आंसर होगा हमारे पास मंडे, ठीक है। क्योंकि आफ्टर का वर्ड ये है कि जो उसने कुछ दिन पूछा है उससे भी नेक्स्ट डे। क्या पूछा गया है? 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 3 इज इक्वल टू 4 9 4 3, क्या इक्वल, इस किसके इक्वल होगा? अब हम इसको अगर सोल्व करें तो आप देखिएगा कि 2 और 2 को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो क्या बन गया? 4 बन गया। चले जी, मैं लिख दिया 4। फिर इस 2 को जो है ना आप 2 से मल्टीप्लाई करें
तो मैं फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर 4 बन गया, तो 4 और 4 ये 44 बन गया। ठीक है, मतलब आपस में प्लस नहीं किया, बस 2 4 इसमें ये जोड़ दिया हमने। उसके बाद आप ये वाला देखें, अगेन अगर मैं इसको करता हूँ तो ये मैं क्या करूँगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इस 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। इसी तरह आप ये करें जी, 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसी तरह हम इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो 169 जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आई थिंक सो आंसर भी दिया होगा तो 169 किस तरह बना वो हमने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ़ अ मैन सैलरी, एक आदमी की जो सैलरी है वो 5000 है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें तो कितनी सैलरी है उसकी, 5000, एंड गवर्नमेंट टैक्स के स्पेल भी रॉन्ग लिखे हुए हैं जी, इस 5%, हाउ मच इज द सैलरी आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी, कितनी है उसकी सैलरी 5000, कितना है टैक्स 5%। तो 5% टैक्स हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम परसेंटेज किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1/100। तो ये 200 के जो है ये इस 20 के साथ कट जाएंगे, 50 बच जाएगा। 50 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 5 5 25 यानी कि, और ये 0 इसके साथ आ जाएगा तो 250, 250 जो है वो उसका क्या बन जाता है, वो उसका टैक्स है जो उसने पे करना है। अब जब टैक्स पे करेगा तो उसकी सैलरी कितनी है, तो सिंपल सा है कि 5000 तो उसकी सैलरी है, उसमें 250 टैक्स जो है ना वो जब हम माइनस करेंगे तो ये 4750 तकरीबन जो है हमारे पास बच जाएगा। यानी 4750 रुपीज है वो उसकी सैलरी है आफ्टर द टैक्सेशन। अब कितना हो गया, 4750 रुपए। अगर हम इधर आंसर देख लेते हैं, इधर आंसर भी होगा, बिल्कुल सेम आंसर है। और किस तरह मैंने निकाला 5%। ये एक ना रूल होता है, हम मेथड वगैरह अपनी क्लासेस के अंदर करवाते हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो परसेंटेज होती है हमने 20 फाइंड करने होते हैं, और 20 जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो परसेंटेज वाले होते हैं, 1/100% वाले। तो मैंने इसलिए ये 20 क्योंकि परसेंटेज फाइंड करनी थी, उसके साथ परसेंटेज था तो इससे कट हो गए। अगर मैं पूरा मेथड आपको बताऊं तो ये इस तरह होगा, हमारे पास ऑलमोस्ट तकरीबन 5 और डिवाइडेड बाय हमारे पास ये 100% और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 1000। 20 इस 20 से कट जाएंगे और इसको हम 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, और 250 हम माइनस कर देंगे 5000 से। तो टैक्स कटने के बाद हमारी जो सैलरी बनेगी वो 4750 बनेगी। आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है कि ही यूजुअली माई हेयर। अब इसमें कौन सा ये ऑप्शन आता है, ये आपके पास ABC जो है ऑप्शन दिए गए। अब यूजुअली जो है वो एक चीज़ को, हैबिट्स को शो करता है, हैबिट्स को, आदत जो होती है आपकी। मैं बड़ा सिंपल समझा रहा हूँ आपको, कोई उस तरह की यहाँ पर वो कैब यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मेट्रो को इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो हैबिट होती है ना आपकी, वो प्रेजेंट के अंदर होती है, आप उसको करते रहते हो। ठीक है, जो भी हॉबी है या हैबिट है। तो यहाँ पर देखें, अगर यूजुअली का वर्ड आपको हैबिट को शो कर रहा है तो क्या आएगा, कट्स, ये वाला कट नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ही है, ही शी, इट के साथ क्या होता है, SES का हम जो एडिशन करते हैं, कटिंग तो बिल्कुल नहीं बन सकता, कटिंग तो है ही जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पर फॉल्स। तो कट्स आएगा, ही यूजुअली कट्स माय हेयर। ठीक हो गया, मैं यूजुअली को मेंशन कर रहा हूँ, यूजुअली की वजह से हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया। उसके बाद ये परसेंटेज के क्वेश्चन है कि 55% ऑफ 320। तो किस तरह जी इसका आंसर बनता है। अब आपको पता होगा, हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो 0 तो कट जाएगा, सिंपल सा काम है। और एक रूल होता है कि 20 फाइंड करने होते हैं। जब 20 ना हो, मतलब 10 और 10 ना हो तो हम पॉइंट लगाते होते हैं। अगर 10 है तो क्या लगाएंगे हम, पॉइंट, यानी कि डेसिमल लगाएंगे। ये एक रूल होता है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो 1/100 के होता है। तो 1 0 तो है, बट 1 0 ये जो 10 वाला है, इसकी वजह से हम एक पॉइंट लगाते हैं। 20 होने चाहिए, बट यहाँ पर 10 है। तो मैं 55 को मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपल, किससे, मल्टीप्लाई बाय 32 से। 0 तो कट गया ना, तो 5 2 10 और 5 3 15 और हमारे पास ये वाला बन गया, तो ये 17 बन गया। इसी तरह 5 2 10 आ गया और 5 3 15 और एक ये बन गया, बल्कि 15 में हमने 16 जोड़ना है, यहाँ पर भी 16 ही आएगा। ठीक है, तो आप इसमें प्लस करें तो कितना बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, और ये 1760 बन गया है। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आपके पास 1 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाते हैं। बैकेंड से एक डिजिट को स्किप करके पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट लग गया। तो ये 176 जो है 176 आंसर बच गया। ठीक है, ये इस तरह होगा, पॉइंट लगाना लाजमी है क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। ये हमारे पास आई थिंक सो इतना ही क्वेश्चन, ये कुछ ऑप्शंस हैं
मैं इसको आपको दोबारा भी करवा देता हूँ। ऑप्शन में ये हमारा राइट जो है वो ये वाला है, ठीक है। अगर आप टोटल करना चाहें तो आप टोटल भी कर सकते हैं। किस तरह करेंगे आप, 55 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 320, बल्कि इस तरह नहीं है, हाँ बिल्कुल इसी तरह ही है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 320। तो आप इस 0 से 0 को काट दें, फिर हमारे पास 32 को 55 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो कितना बना था हमारे पास, वो बना था 1760। नीचे क्या है, 10 है, ठीक है। तो क्या होगा, आप यूँ समझ लें कि चले इस 0 से 0 को काट दें, फिर भी 176। अगर आपको वो रूल समझ नहीं आया तो आप इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया। चलें जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी परसेंटेज वाला है। अब इसमें भी आपको नज़र आ रहे हैं कि 2 0 है, तो मैं क्या करूँगा, 2 0 काट दूंगा, सिंपली मैं 45 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा जी, 90 और 90 135 आंसर आ जाएगा आई गैस। ये 135 है वो इसका आंसर है। हम देखते हैं जी, ये ऑप्शन है हमारे पास, तो ये 135 हमारे पास सी वाला जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है कि 3 एग्स हैं, 3 अंडे अगर आप 3 मिनट में बॉईल करते हो तो 6 अंडे आप कितने मिनट में बॉईल करोगे, कितने मिनट में करोगे, 3 मिनट में ही करोगे। क्यों? क्योंकि जो एग को जो बॉईल करने का टाइम होता है वो सेम ही रहेगा। आप 1 अंडा डालें, आप 10 डालें, आप 20 डालें, आप 50 डालें, बट टाइम जो है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि देखें ना, अब यहाँ पर क्या है, ये आपके पास जो है ना वो आप यूँ समझ लें, यहाँ से जो है ना वो आग जल रही है और यहाँ पर जो आपने एक बीकर सा जिसमें आप अंडे रख रहे हो, आप देखें यहाँ पर 3 अंडे पड़े हुए हैं, तो सेम टाइम में भी जो है ना वो 3 मिनट लगते हैं। अगर वो कह रहा है 3 मिनट लगते हैं तो 3 मिनट में वो बॉयल हो रहे हैं। अगर इसी में आप और मज़ीद डाल दो जितने मर्जी तो 3 मिनट ही लगेंगे, ठीक है। आप एकदम 3 रख दो या आप 6 रख दो तो सारे एक सेम मिनट ही लगेगा। तो ये 3 मिनट्स जो है ना वो इसका आंसर है। अगर आप पाकिस्तान नेवी में अनाउंस होने वाली पोस्ट LDC UDC वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बार प्रोजीनियर स्टूडेंट आपके पास लेकर आया है लेटेस्ट मोस्ट रिपीटेड नोट्स जो कि नेवी के तमाम सेंटर्स के अंदर अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे हैं। इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट इंटेलिजेंस, जिसमें इंक्लूड होगा वर्बल, नॉन वर्बल, और उसके बाद आपको सेंड किए जाएंगे जी एकेडमिक के। और ये एकेडमिक के वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि पाकिस्तान के नेवी के वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट पास करके आए हैं उन्होंने हमें ये बताए हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं डेफिनेटली एकेडमिक आपका पास हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे जी मॉक टेस्ट सीरीज जो आप घर बैठे अपने प्रैक्टिस टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। साथ साथ 2 स्पेशल व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और हम इस चीज़ की 100% आपको गारंटी देते हैं कि जो डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपका 100% सिलेबस कवर करेगा। तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें, और इन नोट्स की जो फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 2800 है। आप हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा आपको सेंड कर दिया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट है 180 वाला क्वेश्चन। 180 में देखिएगा कि कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब ए के बाद जी है, तो मैं देखता हूँ ए के बाद उसने BCDE है, F है, तो कितने उसने जो है ना वो स्किप किए हैं। मैं यहाँ पर सही लिख देता हूँ, BCDE और F के बाद जी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। जी के बाद L आया है, BCDFGH, जी के बाद H, फिर I, फिर J, फिर K, ठीक हो गया। अब हमारे पास कितने उसने स्किप किए हैं, 2 और 2 4, ठीक है। L के बाद M N O, चले अब 3 स्किप कर गया। P के बाद क्या आता है, P के बाद Q, फिर आता है R, फिर 2 स्किप कर गए, R S T। T के बाद क्या आएगा जी, R के बाद P, यहाँ पर A कितने उसने स्किप किए हैं, 2 और 2 4 5, यहाँ पर उसने 4 स्किप किए, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। P Q R S के बाद क्या आएगा हमारे पास, T आएगा, और T के बाद क्या आ जाएगा, U आंसर आ जाएगा। यहाँ हम एक स्किप करेंगे। समझ आ रही है आप लोगों को। यहाँ कितने स्किप किए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर हम 1 स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाला लिख देंगे, तो U इसमें आंसर बनेगा। आप चेक कर लें जी, यहाँ पर शायद आंसर लिखा हो तो U आंसर बना। वो मैं किस तरह बना वो आपको बता दिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भाई आपके आते हैं केमिस्ट्री के या जनरल साइंस आप इसको कह लें। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास किस तरह बनेगा, कार्बन के हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। तो ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन 2 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो ये 32 बन जाएगा। 32 में हम 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन गया, ये बन गया 44। तो इसका जो हमारे पास बन जाता है ना 44 नहीं, यहाँ पर 10 ऐड किए 40, बिल्कुल 44 बन गया। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं जी हमारे पास क्या आंसर आता है। मैंने आपको बता दिया
44 ग्राम्स। ठीक हो गया। किस तरह, कार्बन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 16 है। तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल है या जो भी है, मैं इसको ये इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन के 2 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है कि पाकिस्तान टेस्टेड हिज एटॉमिक बॉम्ब ऑन विच डेट, कब पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक जो है ना वो टेस्ट किए थे। ये डेट तो रॉन्ग लिखी हुई है, ये 1998 के अंदर हुए थे, 28 मई को। और इसको आपने याद रखना है कि योम तकबीर भी कहते हैं, ठीक है, योम तकबीर का जो है ना वो डेट पूछ लेते हैं। और ये भी फिर क्वेश्चन आता है कि जी ये हुए कहाँ पे थे, ये चागी में हुए थे। बाज़ का तो वो डिस्ट्रिक्ट पूछता है डायरेक्ट, फिर वो पूछ लेता है कि प्रोविंस बताओ, तो आपने याद रखना कि ये कहाँ पर है जी, बलूचिस्तान में है। और उसके साथ साथ वो पूछता है कि इंडिया ने कब किए थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। साथ में इंडिया ने जो किए थे वो 1974 के किए, कहाँ पे किए थे, पोखरान के इलाके के अंदर। तो ये हमारे पास जी आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर आप नेवी के ये जीके वगैरह याद रख रहे हैं तो कभी भी सिंगल एमसीक्यूज़ को याद नहीं करना, उसके इर्द गिर्द जितना टॉपिक होगा सारा कवर करना। जैसे एटॉमिक ब्लास्ट है तो उसमें मैंने आपको एक एमसीक्यूज़ किया, 28 मई को यौम तकबीर कहते हैं। फिर मैंने बताया कि चागी, फिर बताया बलूचिस्तान। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडिया वो 1974 के अंदर किए, कहाँ पे किए थे, पोखरान के इलाके के अंदर। तो ये वाली आपने सारी चीज़ें अराउंड अबाउट याद रखनी। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का ये आप बुक्स के अंदर देखते हो 7,96,096 किलोमीटर, ये गलत है। वैसे 8,81,000 एंड समथिंग है, तो वो अभी अपडेट किया गया। अगर ये आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 8 लाख वाला आपने लगाना है। इसमें आई थिंक सो वो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो वो 80 लाख बनता है, 8 लाख, ठीक है, और 81,000 जो है ना वो इस तरह आपने इसको याद कर लेना अगर लेटेस्ट हो तो, नहीं तो यही चला रहे हैं सारे। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो कौन सा जी, पंजाब। और इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि पंजाब तो हमारे पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला कौन सा है, वो है, अगर सबसे कम वाली बात करें तो वो बलूचिस्तान है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। बलूचिस्तान में भी यू आता है तो आप स्पेल देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है कि विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ द सेंट्स, वलियों का शहर किसको कहता है, सूफियों का शहर किसको कहा जाता है, मुल्तान। और मुल्तान के बारे में एक और आता है कि मैंगो के हवाले से जो एक फेमस हमारा सिटी है वो कौन सा है, वो भी मुल्तान है। मैंगोज के हवाले से भी पूछा जाता है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ K2 इन मीटर्स, तो वो 8,611 है। और अगर माउंट एवरेस्ट की पूछें तो वो 8,848 है, तो वो भी आपने याद रखनी है। विच सिटी इज़ नोन एज द गेट वे ऑफ पाकिस्तान, तो वो है जी कराची। उसके बाद विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस इन पाकिस्तान, संतरों के शहर जो है वो सरगोदा है। अब देखिए ना, अब आपको याद आ रहा है, थोड़ा सा गैस कीजिएगा कि सिटी कौन कौन से किस नाम से मशहूर है, किस वजह से मशहूर है। ये देखिए 2-3 जो है ना वो इकट्ठे हमारे पास MCQs आए हैं, तो ये भी आपने सारे जो है ना वो याद रखने हैं। ठीक है, देखिए सिटी ऑफ सेंट्स हो गया, तो जैसे आता है जी सिटी ऑफ लाइट्स किसको कहते हैं, तो वो भी कराची को कहते हैं। सिटी ऑफ लाइट्स भी पूछा गया है, तो यहाँ आपने सिटी को किस नाम से मंसूब किया जाता है वो वाला, ओल्डेस्ट सिटी कौन सा है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, और प्रोविंसेस, ये सारा कुछ आपको पाकिस्तान की ज्योग्राफी तो पता होनी चाहिए। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, वो पंजाबी है। विच पोर्ट लोकेटेड इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर जो पोर्ट है वो गवादर। अब गवादर के बारे में आता है किसको हमने किससे बाय किया था, वो ओमान से किया था। फिर कब किया था, आई थिंक सो इन 1958 में किया था। और कितने डॉलर में किया था, वो भी कोई $2 मिलियन या समथिंग है, वो भी आपने याद करना। व्हेन वाज द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड। अब देखें यहाँ पर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आ गया, इससे पहले वाला कौन था 1962, इससे पहले वाला कौन था 1956। फिर और उसको एब्रोगेट किसने किया, सिकंदर मिर्ज़ा ने। उसके बाद फिर मार्शल लॉ जो लगाया वो अयूब खान ने, फिर जो 4 मार्शल लॉ लगे, ये सारे आपको डेट्स वगैरह, जनरल ज़िया हो गया, मुशर्रफ हो गया, और उसके अलावा हमारे पास अयूब खान हो गया, ये सारे मार्शल लॉ आपको जो है ना याद होने चाहिए, उनकी डेट्स। वेयर इज़ द मीनार पाकिस्तान लोकेटेड, आप लोगों को पता लाहौर। अब पूछते हैं जी उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो वो आई थिंक सो है 70 मीटर है, जिसमें 230 फीट बनते हैं। ठीक है, वो भी आपने देख लेना है। उसके बाद हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन, वो आप सारों को पता है, कायदे आज़म। वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो कराची के अंदर आ गया। विच प्रोविंस हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन पाकिस्तान,
मैं आपको बार बार कह रहा था कि प्रोविंस का एरिया कितना है और उसके अलावा उसका जो है ना प्रोविंसेस की डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रोविंस पॉपुलेशन के वाइज में किस नंबर पे आता है, एरिया के लिहाज से किस नंबर पे आता है, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट्स को भी आपने देख लेना है। ये आपका जो है ना वो ज्योग्राफी बलूचिस्तान। उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा जो प्रोविंस में जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है वो है चागी, बलूचिस्तान के अंदर है। उसके बाद आया था कि व्हेन वाज द नेम ऑफ वेस्ट पाकिस्तान चेंज टू पाकिस्तान, मतलब कब पाकिस्तान का जो वेस्ट पाकिस्तान से चेंज करके पाकिस्तान अकेला रखा गया 1970। इससे पहले 1 यूनिट था, ठीक है। 1 यूनिट सिस्टम में ये था कि सारे प्रोविंसेस को और ये ईस्ट और पाकिस्तान बना हुआ था, फिर हमारे पास ये अकेला पाकिस्तान बन गया। विच पाकिस्तान फीमेल वन द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2014। ये हमारे पास मलाला यूसुफजई हैं और इनको किसकी वजह से मिला था ये भी पूछते हैं। वो उसने बताया हुआ कि पीस की वजह से मिला था। कब मिला था? 2014 के अंदर। फिर वो पूछता है कि टोटल पाकिस्तान में कितने नोबेल प्राइज़ मिले हुए हैं, तो उसका आंसर है 2। और फिर वो पूछता है कि किस किस को मिले हुए हैं। 2000 इसको मिला, इससे पहले भी एक मिला है, वो 17 जो है ना वो 1979 के अंदर वो मिला है डॉक्टर अब्दुल सलाम को, ठीक है। और मिला किसकी वजह से भी ये भी पूछता है, डॉक्टर अब्दुल सलाम आप लिख दीजिए। और फिर वो मिला किसकी वजह से है? वो मिला है उनको फिज़िक्स की वजह से, ठीक है। उन्होंने 2 साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक फ़िज़िक्स की जो थ्योरी थी उसके ऊपर काम किया था, जिसकी वजह से उनको मिला। व्हाट इज़ द नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान? वो शुगर केन, गन्ने का रस। उसके अलावा पूछता है जी ट्री कौन सा है? देवदार। पूछता है जो हमारे पास जो आ जाता है फ्रूट, वो मैंगो है। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो वो हमारे पास 1947 30 सितंबर को बना। विच पाकिस्तान सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? फैसलाबाद, बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है। बट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान? तो वो हमारे पास कौन सी है? ज़ियारत है। विच चार्ज इज़ प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा होता है? पॉजिटिव। इनको कैटाइन और एनाइन भी कहते हैं। कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव और एनाइन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। जब वो एक चला जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन पे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच ईयर? कौन से जो है ना वो ईयर में बनी थी? अच्छा 1906 में बनी थी। लेकिन कहाँ पर बनी थी? ढाका के अंदर, ये याद रखिएगा, ढाका के अंदर बनी थी। फिर ये जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, कायद जो है जिन्ना जो थे, उन्होंने ये कब इसको ज्वाइन किया? कायद ने इन 1906 के अंदर। फिर वो प्रेसिडेंट इसके कब बने? तो प्रेसिडेंट भी आप देख लें जी, प्रेसिडेंट वो कब बने थे? तो वो बने थे 1916 के अंदर। ये वाला आपने 2 डेट्स बार बार पूछी गई हैं, इनको याद रखना है। पाकिस्तान ज्वाइन IMF इन विच ईयर? वो 1950 के अंदर। कंप्लीट द गिवन सीरीज? इसके अंदर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। किस तरह जी? ये हमारे पास देखें 1 के अंदर 9 प्लस किया तो हमारे पास 10 आ गया। 10 के अंदर हमने 9 प्लस किया तो 19 के अंदर हमने 9 प्लस किया तो 28 में हमने जो है वो प्लस किया 9, फिर हमारे पास कितना आ गया? 37 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर था। हमने सारों में 9 प्लस करते जाना। नासा इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? तो वो अमेरिका है। फर्स्ट मेटेरियल लॉ वाज मार्शल लॉ, सॉरी ये मार्शल लॉ लिखना था। मार्शल लॉ वाज इम्पोज इन विच ईयर? इन 1958 के अंदर। तो ये किसने लगाया था? ये आप याद रखिएगा कि जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा जो थे, उन्होंने ये मार्शल लॉ लगाया। फिर वो ये भी पूछते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था वो कौन से थे? तो वो भी हमारे पास जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा ही थे, ठीक है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। बाद में अयूब खान ने जो है ना इनको डिसमिस कर दिया। हु इज़ द ओनली 1 पर्सन इन पैफ हु रिसीव निशान हैदर? पाकिस्तान एयरफोर्स में कौन एक अकलौता बंदा है जिसको निशान हैदर मिला? वो राशिद मिन्हाज थे। कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया आप सारों को पता जी न्यू दिल्ली है। यूनिट ऑफ स्ट्रेस का यूनिट कौन सा होता है? पास्कल। स्ट्रेस और स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा। अगर स्ट्रेस का यूनिट पास्कल है, मतलब प्रेशर का जैसे यूनिट होता है, क्योंकि स्ट्रेस हम किसी चीज़ को खींचते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेन एक सिर्फ क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ये याद रखिएगा। मादर मिल्लत आप सारों को पता जी फातिमा जना को कहते हैं। विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस? अब आपने माउंटेन रेंजेस भी याद करनी है, ठीक है। जैसे कि एर्थर माउंटेन्स है आपके मशहूर, कोई सुलेमान जो है ना वो, और केटू कौन सी माउंटेन में आता है। फिर हमारे पास जो मार्गला हिल्स है वो किसकी एक्सटेंशन है, वो आपको पता होना चाहिए। 3-4 ही हैं, वो याद कीजिए, नहीं तो हमारे नोट्स में मिल जाएंगी। इन द लाइन ऑफ फायर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? इन द लाइन ऑफ फायर ये नाम है, टाइटल है।
और ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये परवेज़ मुशर्रफ ने एक बुक लिखी जिसमें वो अपने बारे में लिखते हैं, वो पढ़िएगा, मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग लेवल की है। वो बताते हैं कि जैसे वो पेड़ पे चढ़े और फिर गिर गए और वहाँ पर जो है फिर बच गए। इसके अलावा जब वो किसी आर्मी में थे तो एक दो बार उनके ऊपर अटैक्स हुए, तो लगता था कि अब एंड है 100%, बट उस पर फिर बच गए। तो वो काफ़ी मिरेकल चीज़ें उस पर लिखी हुई हैं, वो आप देखिएगा कि खुदा कहाँ कहाँ पे आपकी मदद करता है, और अल्लाह का बड़ा जिक्र किया उन्होंने। वट विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान? तो नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान देवदार, ये आपको पता है। हन्ना लेक इज़ लोकेटेड इन, ये हमारे पास क्वेटा में है, बलूचिस्तान में। इब्न बतूता जो है वो कहाँ पर, किन कंट्री में? मोरक्को में पैदा हुए। और द पुलिस मार्टायर्स डे, पाकिस्तान कब ऑब्जर्व करता है पुलिस मार्टायर्स डे को? 4 अगस्त को। उसके बाद जी जहांगीर खान इज़ द फेमस प्लेयर ऑफ विच गेम? स्क्वाश के प्लेयर है, बड़ा मशहूर है, एमसीक्यू है, हर जगह पे आया होता है। सियाचिन ग्लेशियर इज़ द सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज? देखिए फिर माउंटेन रेंज आ गया ना, कोई कैरोकोरम, तो ये रेंजेस लाजमी याद कीजिएगा। किंजर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान? ठट्टा। और ये किंजर लेक के बारे में एक और आता है कि ये पाकिस्तान की जो है ना वो सबसे बड़ी लेक है, कौन सी है? आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, ये पूछता है वो, कि पाकिस्तान की सबसे आर्टिफिशियल बड़ी लेक कौन सी है? वो किंजर लेक है। फिर वो पूछता है कि चले आर्टिफिशियल पूछ ली, फिर वो कभी कभी नेचुरल लेक जो है वो भी पूछता है। तो नेचुरल लेक हमारे पास कौन सी है? वो मंचर लेक है, ठीक है। ये कहाँ पर लोकेट है? आई थिंक सो ये भी सिंध में ही है, तो ये भी आपने मंचर लेक जो है उसको भी याद रखिएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सारी याद करनी है, सिर्फ एक एक चीज़ ना कीजिएगा। जो गुड्डू बैराज है वो कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया? वो रिवर सिंध है। बैराज 4-5 बड़े मशहूर है, कब कब कंस्ट्रक्ट किए गए और किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किए गए, वो याद रखने हैं आपने। हु रोट बुक इफ़ आई एम असैसिनेटेड? मैं अगर कत्ल कर दिया जाऊं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? निशाने पाकिस्तान। हु चूज़ द नेम ऑफ? ये सिविल अवार्ड है, बाकी निशाने हैदर किसका है? वो हमारे पास मिलिट्री अवार्ड है। हु चूज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान? चौधरी रहमत अली। नाउ और नेवर के पम्फलेट में हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान हु रिसीव निशाने हैदर? कैप्टन सरवर शहीद। पहले हमने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एक ऐसा पर्सन अकेला जिसको निशाने हैदर, वो राशिद महनाज, और जो सबसे पहले जिनको निशाने हैदर दिया गया वो कैप्टन सरवर शहीद थे। विच कंट्री वन क्रिकेट चैम्पियंस ट्रॉफी 2017? पाकिस्तान। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? तो वो हमारे पास जाहिद हुसैन आ गया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, हमारे जो एमसीक्यूज पाकिस्तान में आते हैं वो अक्सर जो पूछा जाता है कि ट्रॉफी फला फला चीज़ किसने जो है ना वो विन की, उसमें जितने भी एमसीक्यूज होते हैं 99% उसमें इंडिया का आंसर नहीं लगाना, क्योंकि वो अक्सर इंडिया के आंसर वो देते ही नहीं है। कोई ऐसा एक ऐसी चीज़ जिसमें उनकी अचीवमेंट हो उसको प्रमोट नहीं किया जाता, ठीक है। तो मैंने जितने भी एमसीक्यूज किए हैं तो पाकिस्तान है या फिर कोई और कंट्री है, बट इंडिया मिनिमाइज कर दिया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान? तो वो जाहिद हुसैन है। हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक द रीच अर्थ? तो सूरज की जो लाइट है, रोशनी है, उस ज़मीन पर पहुंचती है 8 मिनट और 20 सेकंड में। अच्छा उसकी स्पीड कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसकी स्पीड होती है, मैं वैसे बता देता हूँ आपकी, 8 लाख तकरीबन होती है और 86,000 माइल, ठीक है, फी सेकंड। मतलब 1 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 8 लाख और 86,000 मील। ये 1 सेकंड के अंदर वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इतने स्पीड होने के बावजूद वो कितने मिनट लेती है पहुंचने में? तो आप इसको मल्टीप्लाई करें जी, 8 लाख है 1 सेकंड से, तो आप देखें कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो पहले 60 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा जी कितने हमारे पास जो है ना वो सेकंड है। तो उसके बाद उन सेकंड्स को आपने फिर मल्टीप्लाई करना है 8 लाख से, तो वो बड़ा एक लंबा प्रोसेस बन जाएगा। और इसी के बारे में बात की थी जी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उसने कहा था कि अगर एक बंदा 8,86,000 मील, 1,86,000, सॉरी मैं 8 लाख कह रहा हूँ, 1,86,000 मील सेकंड है, 1 लाख है, सॉरी 1,86,000 माइल्स, 86,000 माइल फी सेकंड। 1 सेकंड में वो कितना ट्रैवल करी है? 1,86,000 मील फी सेकंड में। अगर कोई बंदा इतनी स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसके लिए जो टाइम है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है। उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। विद द स्पीड ऑफ लाइट हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? कितने हैं जी? 7 कॉन्टिनेंट है। फिर इसके बारे में आता है जी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो लार्जेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट कौन सा है?
बाय पॉपुलेशन और बाय एरिया वाइज क्या है, एशिया है। ये बाय पॉपुलेशन भी है और बाय एरिया भी है। स्मॉलेस्ट कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। फिर एक और चीज़ वो पूछता है, ऑस्ट्रेलिया। फिर वो ये पूछता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्री है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ पाए जाते हैं। जी गैस करें कौन सा हो सकता है। तो वो हमारे पास अफ्रीका है, ठीक है। फिर वो एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सेम टाइम कॉन्टिनेंट भी है और सेम टाइम वो कंट्री भी है। तो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है, तो वो भी हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सेम टाइम कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है। बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं बड़े आज़म हैं वो हमारे पास उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज है। द इंपीरियल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, अच्छा ये आई थिंक सो गलत लिखा हुआ है। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है उसमें कार्बन के 6 होते हैं और उसके अलावा हाइड्रोजन के 12 होते हैं, ओ के भी 6 होते हैं, ठीक है। ये इस तरह फार्मूला बनेगा, ठीक है। C6H2 और हमारे पास 12 होते हैं, 2 नहीं होते। तो ये 12 वाला ये ग्लूकोज का फार्मूला वो रॉन्ग लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया कि असलम हाइड हिमसेल्फ द टेबल। तो टेबल के नीचे वो उसने अपने आप को छुपाया, अंडर द टेबल यहाँ पर सही आंसर आएगा, एट ऑन नहीं आएगा। ही डिड वेल इन द टेस्ट, तो वेल यहाँ पर क्या है। अब देखिए वेल के पीछे क्या है, वर्ब है। तो वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, वेल कर रहा है। तो वेल क्या हुआ, एड वर्ब, जो कि वर्ब के मीनिंग में एडिशन करता है, ठीक है। उसके बाद विच वॉज द फर्स्ट कंट्री हो रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, ईरान। शर्ट इज टू ड्रेस एज मैंगो इज टू, तो मैंगो फ्रूट्स में आता है, ठीक है। ड्रेसेस में शर्ट्स आती है तो फ्रूट्स में मैंगो भी आता है। कंट्रोल प्लस टी इज शॉर्टकट की यूज़ फॉर शॉर्टकट लिखना, तो फिर शर्ट लिखा हुआ है। तो क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल प्लस टी दबाते हो। ये कंप्यूटर का एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटेरियल नाउन, तो मिल्क है मेटेरियल नाउन। मैं आपको पता है ना वो जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे कि मटेरियल हो गया, आप मिल्क हो गया, लिक्विड हो गया, वाटर हो गया, एयर होगी, ये सारे मटेरियल नाउन है। द कॉमन वैल्यू अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज, तो क्या है जी, इस्लाम हमारे पास एक सारों का कॉमन एक रिलीजन है। हाउ मैनी पाकिस्तान वन नोबेल प्राइज, वो 2 है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक मलाला यूसुफजई जो कि पीस की वजह से 2014 में मिला, एक डॉक्टर अब्दुल सलाम 1979 में मिला और वो मिला फिजिक्स की वजह से। स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, तो वो हमारे पास बलोचिस्तान है और एरिया वाइज ये सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा जो है वो पंजाब है और इसमें जो चागी डिस्ट्रिक्ट है वो भी तमाम डिस्ट्रिक्ट से बड़ा है। देयर आर हाउ मैनी एलिमेंट्स इन द 4th पीरियड, आप लोगों को पीरियड्स वगैरह का पता होगा वो जो हमारे पास बने होते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द जो होता है वो के होता है और इसमें 2 होते हैं हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास के के बाद एल आ जाता है जिसमें 8 होते हैं। एल के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एम आ जाता है जिसके अंदर 18 होते हैं। ये उसने 4th पूछा है, के एल एम, तो 4th में आई थिंक सो 4th में 18 नहीं होते, 4th में हमारे पास एक ये 4th आ जाता है, के एल एम एन आ जाता है जिसमें हमारे पास 32 होते हैं। उसके बाद एक और आ जाता है उसमें के एल एम एन ओ आ जाता है, ओ के अंदर 50 होते हैं और 50 बिल्कुल। ओ के बाद आ जाता है हमारे पास के एल एम एन ओ के बाद आ जाता है पी, पी के अंदर हमारे पास होते हैं जी आई थिंक सो आप देख लीजिएगा कोई 72 होंगे। फिर इसके बाद एक और आता है पी क्यू आता है, क्यू के अंदर हमारे पास 98 होते हैं। ये इस तरह चलता है। तो K1 है, L2 है, M3 है और N4 है। तो हमारे पास उसने पूछा हुआ है कि 4th पीरियड के अंदर, तो 4th पीरियड के अंदर हमारे पास 32 जो है ना वो इसका आंसर होगा, ठीक है। ये स्लाइड्स मतलब मैं प्रोवाइड करता हूँ, आगे से स्लाइड्स बनवाता हूँ, तो उनको इतना कोई आइडिया मेरे ख्याल से नहीं रहता, तो जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो मुझे पता चलता है। बनाना व्हेन रिप्ड, जब एक बनाना जो पक जाता है तो वो कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, उसको इथन कहते हैं। कैटाइन कैरिड विद चार्ज, तो वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। एनाइन जो है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो वो जी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं करूँ तो हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर जो है ना वो एक्स होता है ऊपर, ठीक है, और जी होता है आई थिंक सो नीचे। तो जी हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर है और एक्स एटॉमिक मास को शो करता है। उसके बाद हमारे पास आइस इज़ वेरी कोल्ड, तो कोल्ड क्या है, तो कोल्ड हमारे पास क्या है, वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और वेरी क्या होगा, तो वेरी हमारे पास एडवर्ब होगा। ये भी ज़हन में रखिए, हो सकता था वो वेरी पूछ लेता। वेरी क्या कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है वो एक एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को, सो दैट्स वाई वेरी यहाँ पर एडवर्ब होगा। और इसके बाद हमारे पास जो कोल्ड है
वो एक एडजेक्टिव है, वो एक नाउन है, वो उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है। 10 men earn 500 units of money in 4 days. How much will 8 men earn in 6 days? चलें जी, सबसे पहले हम ये करते हैं कि 10 आदमी जो है वो 500 रुपए कमाते हैं 4 दिनों में, तो 8 आदमी 6 दिनों में कितने जो है वो अर्न करेंगे। हम सबसे पहले निकालते हैं जी 10 आदमी, 10 मैन है तो मैं यहाँ पर 10 मैन लिख देता हूँ, आप समझिएगा। 10 आदमी 500 यूनिट कमाते हैं 4 दिन में, तो मैं निकालता हूँ पर डे, एक दिन में वो कितना कमाते हैं। हम छोटा यूनिट निकालते हैं ताकि आसान हो जाए। तो पर डे में निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 500 है तो पर डे का मतलब ये होता है कि डेज को हमने डिवाइड करना है। डेज कितने हैं, तो डेज है हमारे पास 4, तो मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 125 आंसर आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख लें। फिर हमारे पास उसने क्वेश्चन किया है कि हाउ मच विल 8 मैन। अब हमारे पास डेज भी 6 है और आदमी भी कम है, तो 10 आदमियों को तो मैंने निकाल दिया पर डे में। 10 आदमी एक दिन में 125 यूनिट अर्न करेंगे, पर डे हो गया। लेकिन पर मैन भी तो हमने निकालना है कि पर मैन एक आदमी कितना कमा रहा है। 10 आदमी तो इतने कमा रहे हैं, तो एक आदमी कितना कमा रहा है वो आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा। अगर 10 आदमी एक दिन का 125 यूनिट कमा रहे हैं तो एक आदमी कितना यूनिट कमाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास 125 ये आंसर आया था। तो हमने क्या किया, पर मैन निकालना, तो 10 मैन को हम, क्योंकि आदमी 10 हैं, जब मैंने पर डे निकाला तो मैंने डेज को डिवाइड किया। जब मैं पर मैन निकालूंगा तो मैं मैन को डिवाइड करूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.5 आंसर। उसके बाद उसने पूछा है कि 8 आदमी कितना निकालेंगे। तो देखें एक आदमी कितना अर्न कर रहा है, 12.5, तो 8 मैन कितना अर्न करेंगे। बड़ा सिंपल सा काम है। जब एक आदमी 12.5 कर रहा है तो 8 आदमी कितना करेंगे, वो 100 यूनिट कर लेंगे। चले, इतना पता चल गया कि 8 आदमी। लेकिन उसने बताया कि 6 डेज के अंदर, हमने ये निकाला है पर डे का, ठीक है। ये पर डे है हमारा, एक दिन का, देखिए ना पर डे मैंने निकाला हुआ। तो पर डे का वो बेचारे 100 यूनिट कमा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 6 डेज का कितना होगा। चले जी, 6 डेज, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अब हमारे पास। 6 डेज का कौन सा का, पर डे वो 100 कमाते हैं, 6 डेज में वो कितने कमाएंगे, 600 यूनिट्स। तो सिंपल सा 600 यूनिट हमारे पास क्या है, आंसर आया। ये मैं थ्योरेटिकली आपको करवा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको जो है वो रिपीट कर देता हूँ। पूछता है कि 10 आदमी जो है वो 500 यूनिट्स कमाते हैं 4 दिन में, तो मैंने 10 आदमी को के एक दिन में वो कितना कमाते हैं, तो मैंने उसलिए 4 को डिवाइड किया टोटल यूनिट्स के ऊपर, तो 125 आ गया। 10 आदमी पर डे का आ गया। फिर मैंने कहा कि पर मैन, एक आदमी जो है वो कितना कमाता है एक दिन के अंदर। 10 आदमी तो इतना कमा लेते हैं, लेकिन उसमें से एक अकेला आदमी कितना कमाता है, तो वो मैंने क्या किया, डेज को अब मैं डिवाइड करूंगा, सॉरी जो आदमी है, क्योंकि पर मैन निकाल रहा हूँ तो 10 है, तो 10 पे इसको मैं डिवाइड किया तो 12.5 आ गया। ये हमारे पास आ गया कि एक आदमी एक दिन के अंदर 12.5 निकालता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अब एक आदमी का हमारे पास आ गया, हमें उसने पूछा कि 8 आदमियों का निकालना है, तो 8 आदमियों के लिए हम क्या करेंगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 आ गया। अब 8 आदमी एक दिन के अंदर कितना कमाते हैं, पर डे 100 यूनिट्स। लेकिन उसने पूछा कि 6 दिनों में, तो एक दिन में 8 आदमी अगर 100 यूनिट कमाते हैं तो 6 दिन में कितना कमाएंगे, तो वो आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। यार, फेसिंग द अरेबियन सी, विच डायरेक्शन वुड इंडिया बी फॉर यू, मतलब इंडिया किस डायरेक्शन में होगा अगर आप अरेबियन सी पे, यहाँ पर ईस्ट लिखा हुआ है, पता नहीं अब सही है या नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ये वेस्ट है, ठीक है। अगर ये वेस्ट है तो फिर ये ईस्ट होगा, और मेरी राइट साइड पे क्या है, नॉर्थ है, और मेरी लेफ्ट साइड पे क्या है, साउथ है। तो पाकिस्तान में अगर देखें तो पाकिस्तान के जो ईस्ट है ना उस पर इंडिया है, ऐसे ही है। पाकिस्तान के ईस्ट पे क्या है, इंडिया है, और पाकिस्तान के जो साउथ पे है यहाँ पर वो क्या है, वो अरेबियन सी है। तो वो पूछ रहा है कि अगर हम इस तरफ मुंह करके खड़े हों अरेबियन सी की तरफ, तो हमारे किस डायरेक्शन की तरफ जो है ना वो इंडिया होगा। इंडिया तो वैसे ईस्ट पे रहेगा, आप जिस तरफ मर्जी चले जाएं, इंडिया हमारे पास क्या रहेगा, ईस्ट पे रहेगा। लेकिन यहाँ पर साइड भी अगर बताएं तो अगर मैं अरेबियन सी की तरफ साइड करके खड़ा मुंह करके खड़ा हूँ तो मेरी लेफ्ट साइड पे बनेगा। तो ईस्ट के साथ शायद वो उसने साइड भी पूछी हो, तो फिर वो लेफ्ट साइड बनता है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे अभी क्या है, वो ईस्ट है, और ईस्ट पे क्या है, इंडिया है। तो आप इस तरह जो है ना, लेफ्ट साइड आई थिंक सो आंसर होगा, ईस्ट नहीं होगा। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आपको डायरेक्शन ड्रॉ करनी आती है तो आप इजीली इसको कर लेंगे। उसके बाद जी व्हाट विल कम नेक्स्ट सीरीज, तो ये हमारे पास एक सीरीज दी गई है, इसमें नेक्स्ट किस तरह आएगा, तो आप इसमें देखेंगे कि 25 के अंदर हमने प्लस किए हैं, 25 में हमने प्लस किए हैं जी 9, ठीक है। तो ये 34 बन गया। अब इसके अंदर हमने प्लस किए हैं 18, तो ये हमारे पास बन गया। इसमें हमने प्लस किए हैं जी 27,
तो ये बन गया। 27 में हमने प्लस किया जी, इसमें 9 प्लस किए, ठीक हो गया। इसमें 18 प्लस किए और 9 प्लस किए तो हमारे पास 18 प्लस किए, फिर 27 प्लस किए, अब हमने 36 प्लस किया तो ये बन गया। अब इसमें आप 45 प्लस कर दें तो हमारे पास ये आप खुद ही देख लें कि 9 प्लस कर रहे हैं, फिर 18 प्लस कर रहे हैं, फिर 27, फिर 36 फिर तो 9 के टेबल पे जा रहा है। 9 2 18, 9 3 27 और 9 4 36 और 9 5 45, ठीक है। तो आप इसमें 45 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 159। ये आप देख लीजिएगा। द मैन हुज, ये बल्कि देखना क्या सही है जैसे मैंने आपको बताया है। वट मैन हुज रेजिडेंस इज नेक्स्ट टू मी नोज मेट द क्वीन। तो ये हमारे पर एक इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसमें उसने वो पूछा है कि द मैन हुज रेजिडेंस इज नेक्स्ट टू मी, एक ऐसा आदमी जो मुझसे अगली गली में रहता है या बिल्कुल मेरे पास में रहता है, उसका अगला घर है। नोज हु मेट द क्वीन, वो जानता है कि क्वीन को कौन मिला है। तो हु आएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है, क्योंकि नोज है और ये हमारे पास एक एक्टिव फॉर्म में आ जाता है कि हु, कौन मिला क्वीन से, तो हु आएगा, ठीक है। हु नोज, वो जानता है कि हु मेट द क्वीन, क्वीन से कौन मिला। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड, वो 10 to 500 तक हम उसको जूम आउट कर सकते हैं। व्हाइट हाउस रेफर्स टू, तो वो प्रेसिडेंट हाउस ऑफ द USA उसको कहा जाता है। पाकिस्तान नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद के अंदर है। और उसके बाद MS एक्सेल को क्या कहा जाता है, स्प्रेड शीट्स, जिसके अंदर फॉर्मूलाज होते हैं सारे आपके, जितनी भी हमारे पास एक्सेल के चीज़ें हैं वो इसमें हम उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। तो जी ये पाकिस्तान नेवी के कुछ मिक्सचर थे एकेडमिक के, जिसमें हमने कुछ मैथ के भी किए, उसके अलावा हमने कुछ इंटेलिजेंस का पोर्शन भी देखा, कुछ हमने करंट अफेयर, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान भी देखी, जनरल साइंस भी देखी। तो ये कुछ इस तरह के MCQs आते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और अगर कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपने अगर इन चीज़ों को बाय करना है तो आप, मैंने बता दिया था कि वो नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आप पाकिस्तान नेवी में अनाउंस होने वाली पोस्ट LDC UDC वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बार प्रोजीनियर स्टूडेंट आपके पास लेकर आया है लेटेस्ट मोस्ट रिपीटेड नोट्स, जो कि नेवी के तमाम सेंटर्स के अंदर अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे हैं। इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट इंटेलिजेंस, जिसमें इंक्लूड होगा वर्बल, नॉन वर्बल, और उसके बाद आपको सेंड किए जाएंगे जी एकेडमिक के। और ये एकेडमिक के वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि पाकिस्तान के नेवी के वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट पास करके आए हैं उन्होंने हमें ये बताए हैं। और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं तो डेफिनेटली एकेडमिक आपका पास हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे जी मॉक टेस्ट सीरीज, जो आप घर बैठे अपने प्रैक्टिस टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। साथ साथ 2 स्पेशल व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और हम इस चीज़ की 100% आपको गारंटी देते हैं कि जो डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपका 100% सिलेबस कवर करेगा। तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और इन नोट्स की जो फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 2800 है। आप हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा आपको सेंड कर दिया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।